जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? जी बस फर्स्ट सर अल्लाह क्लास का शुक्रिया, आप आप कैसे सुनाओ। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास फैज़ान। और इस वक्त माशाल्लाह हम लाइव हो चुके हैं, ठीक है। और जो है इस वक्त माशाल्लाह हमारे साथ जो लोग देखने वाले मौजूद हैं, क्योंकि ये फेसबुक के ऊपर लाइव हो रहा है और फिर ये रिकॉर्डेड भी होगा, ठीक है। और जो है फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं जर्मनी से। थोड़ा सा मैं इनके बारे में दे दूँ। और अगेन इसमें फिर अगेन अल्लाह की तरफ से कि मैं इनका टीचर भी रहा हूँ, मैंने इनको पढ़ाया भी एक कोर्स। तो ये एजाज़ की बात है मेरे लिए कि हमारे पास से ऐसे स्टूडेंट्स निकले हैं। तो बहरहाल थोड़ा सा मैं इनका क्लास का बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि बीइंग अ टीचर मैंने इनको मार्क्स भी दिए हैं। तो बहरहाल माशाल्लाह क्लास में ये अच्छे स्टूडेंट थे, सवालात करते थे जैसे एक स्टूडेंट को होना चाहिए, ठीक है। वो पाकिस्तानी कल्चर की हम बाद में बात करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा सवाल करने वाले को टीचर्स क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे लिए ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है। इनको आज तक मेरा मिड का सीन बात भी याद होगी जब मैंने कहा था यार तो आप आएंगे, याद है बहरहाल। जी उसके जी। बाद जो है फिर इनकी एक सक्सेस की एक जर्नी है, ठीक है। इनका ताल्लुक जो है बेसिकली इनकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर साइंस बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस कंप्यूटर साइंस से ही ग्रेजुएटेड, ठीक है। लेकिन इन द मीन वाइल इनकी बहुत सारी एक जर्नी है सक्सेस की, इनके स्टार्टअप की। इनकी अपनी एक स्टार्टअप कंपनी भी है जो इन्होंने पढ़ते हुए स्टार्ट कर दी थी 2013, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि माशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप के भी ये रीजनल विनर रह चुके हैं। फिर उसके अलावा इन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से भी इन्होंने एक प्रोग्राम किया है इंडियाना यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप का। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा अवार्ड था, और लिटरली जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं इस वक्त फेसबुक पे लाइव बहुत सारे, मैंने अखबार में एक खबर सुनी थी और हमारे पास न्यूज़ आती थी बहरिया यूनिवर्सिटी में कि कोई भी कोई पाकिस्तानी अचीवमेंट करता था तो उसकी लाइब्रेरी से हमें न्यूज़ आती थी। तो वो मुझे न्यूज़ आई थी कि एक पाकिस्तानी बच्चा है, उसने बड़ा अच्छा काम किया है। तो मैंने कहा देखें ज़रा कौन सा बच्चा है ये। मैंने क्लिक किया अखबार में, फिर उसकी एक न्यूज़ थी, मैंने उस लिंक पे डाउन के क्लिक किया तो मैंने कहा ये क्या, ये तो हमारा स्टूडेंट है। और मुझे आज तक याद है, और आज ही इत्तेफाक से मेरी बात हो रही थी मोहसिन हयात मलिक, कमोडोर मोहसिन हयात मलिक, जो कि उस वक्त हमारे डायरेक्टर थे बैरिया यूनिवर्सिटी के। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये तो हमारा स्टूडेंट है, कराची कैंपस का है और इस तरह कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट है। तो वो एक शॉकिंग न्यूज़ थी हम सब के लिए कि भाई माशाल्लाह हमारा स्टूडेंट ग्रेजुएट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। फिर उसके बाद हमने फैज़ान से कांटेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि मैं डर रहा था कि मैंने कहा हो सकता है बड़ा स्टार बन गया तो अपने नहीं नहीं, शहर को ऐसा कुछ काम नहीं सर। पहुँचाने। और मुझे अच्छी तरह से याद है सितंबर के अंदर हमने इनको कॉल किया था यूनिवर्सिटी के अंदर। उस वक्त जो है हमारा एक फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ये आए, फिर उन्होंने आगे अपना अचीवमेंट्स के बारे में बताया जो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। क्वीन, ठीक है, अभी हम इनसे हम बात भी करेंगे, अभी मैं इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एक क्वीन यंग लीडर्स अवार्ड के ऊपर। बहरहाल तो वो इन्होंने जो है माशाल्लाह से क्वींस यंग लीडर्स अवार्ड विन किया, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। और सबसे अच्छा जो इनका स्लोगन था वो ये था कि ये पाकिस्तान का झंडा यानी कि शलवार कमीज ग्रीन कोटी पाकिस्तान का फ्लैग लगा के गए थे, जो कि एक ऑनर की बात थी पूरी दुनिया में। और पूरे मीडिया पे इसकी न्यूज़ चली, खबरों में इनके इंटरव्यूज़ हुए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर ये आए। और फिर उसके बाद जो है ये जर्मनी चले गए, वहाँ भी माशाल्लाह ये कंसल्टेंसी दे रहे हैं, मास्टर्स भी कर रहे हैं। तो लिहाजा काफ़ी सारी बातचीत तो हो गई है। तो लेट्स मूव ऑन टू मिस्टर सैयद फैज़ान हुसैन। अगेन आई एम प्राउड टू बी योर टीचर, कि आपका टीचर भी रह चुका हूँ मैं। तो शुक्रिया सर। लेट्स गेट बैक टू योर आइडियोलॉजी, कि आप जब पढ़ रहे थे किस तरह से उस वक्त आपको पढ़ते हुए ख्याल आया कि यू हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, योर कंपनी, उसके बारे में बताएं। फिर अपनी ये सारी अचीवमेंट्स के बारे में बताइएगा प्लीज। तो सबसे पहले अपना मैं आपको लेकर चलता हूँ उससे भी पहले, जब मैं स्कूल में हुआ करता था बेसिकली। तो जब मैं स्कूल में था मैं काफी मतलब सोशल बिल्कुल नहीं था। मैं एक हेजिटेशन थी, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, बहुत सारी इस तरह के मामला थे मेरे साथ। और मतलब ये चीज थी। लेकिन एक चीज का जो डेफिनेटली मुझे शौक था वो डेफिनेटली उसका था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग मोस्ट रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इस तरह से ये चीजें हैं। मेरे फादर का इसमें काफी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बेसिकली वो बनना चाहते थे कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो उस जमाने में मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड भी बाद में आई है, मतलब वो शुरू में प्रोग्रामिंग कहलाई जाती थी। लेकिन ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजन वो नहीं कर पाए, वो अपनी अपनी जिंदगी में ये चीज अचीव। तो मैं उनसे अपने बचपन में बहुत छोटा ही था, तभी मैं उनसे मैं ये सुनता रहता था कि भाई कंप्यूटर प्रोग्रामर नाम की कोई चीज होती है और वो कंप्यूटर प्रोग्राम करता है। बैंकिंग सेक्टर से मेरे वालिद का ताल्लुक है, तो वो बताते थे कि किस तरीके से कंप्यूटर्स बैंकिंग सेक्टर के अंदर और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल की जा रही है ये सब। तो मेरा भी एक थोड़ा विजन बना कि या तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ या फिर मैं कंप्यूटर साइंसेज की तरफ या फिर मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ इन पर्टिकुलर वहां पर जाऊंगा। फिर इसी वजह से मैंने प्री इंजीनियरिंग वगैरह ली।
लेकिन एक स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज ऑब्जर्व करी कि मुझे ये बड़ी अच्छी रियलाइजेशन उस वक्त हो गई कि मेरे पास उस वक्त कुछ भी अचीवमेंट नहीं थे अपनी जिंदगी के अंदर। और मैंने ये देखा था, मुझे एक एम मैंने बना लिया था कि मुझे इंशाल्लाह बाहर पढ़ने जाना है, या फिर मुझे भी अपने लिए कुछ अचीव करना है, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली मुझे करना पड़ेगा। उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार मेरी बड़ी सिस्टर का भी है। उन्होंने शुरू में मुझे बहुत मोटिवेट किया कि जाओ फैजान कुछ करो अपनी जिंदगी के लिए और ये सब। सो दैट्स व्हाई। और मैंने जाके वॉलंटियर करना शुरू किया सबसे पहले। बहुत ही मतलब बेसिक सा काम है, और ये बात होगी सन 2010 की, जब मैं मैट्रिक से ग्रेजुएट करके पास होके निकला था। तो मैंने यहाँ जाना शुरू किया है डिफरेंट इवेंट्स के अंदर। तो पहला इवेंट जो मैंने वॉलंटियर करा था वो था डॉन का लाइफ स्टाइल एक्सपो। उसके अंदर जो मेरी एक मतलब हिचकिचाहट थी, आज आप देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं हमारी पाकिस्तानी बच्चों के अंदर, बल्कि पूरा पाकिस्तानी पूरे साउथ एशिया के अंदर ये मसला है। हम लोग जब भी कोई हमसे किसी से सवाल कर रहे होते हैं, वी कैन नॉट वेल आर्टिकुलेटेड फॉर्म के अंदर हम बात नहीं कर पाते, और ये हमारे बच्चों में एक झिझक होती है। और हम इसकी बहुत बड़ी तारीख ये भी है कि हम कॉलोनाइज रहे हैं काफी अरसे तक, तो वो कॉलोनाइज मेंटालिटी आज तक हमारे अंदर मौजूद है कि हम कुछ भी करने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं कि भाई ये क्या हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी को कोई नया मोबाइल भी दें तो उसका पहला डर ये होगा कि यार ये खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, समथिंग लाइक दैट। मैं कुछ सीख नहीं सकता, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। ये जो मतलब एक खराबी है हमारी एज ए सोसाइटी के अंदर, और ये पूरी मतलब टॉप टू बाउंडर हर किसी में से थी, मेरे अंदर भी ये मौजूद थी। जो हिचकिचाहट थी वो खत्म होने लगी, और फिर मैं लोगों से बात करने मुझे आया, कम्युनिकेशन स्किल्स आई, किस तरीके से आप लोगों से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नेटवर्क्स बना सकते हैं। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दोज नेटवर्क्स मैंने फिर एक ITC एशिया के नाम से 2011 के अंदर एक दूसरी इवेंट हुआ था, तो उसमें मैंने वॉलंटियरिंग करने गया। मैं डेफिनेटली मैं कोई बहुत अमीर खानदान से नहीं हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और कि मैं 25,000 रुपए लेकर आपको एज अ डेलीगेट मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाऊं। तो मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में वॉलंटियर बन के जाना शुरू किया, पार्टली बिकॉज कि मुझे पैसे नहीं देने पड़ते डेफिनेटली, और वहां पर मैं तमाम इन्फ्लुएंशियल लोग जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो पर्टिकुलरली पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं, उनके बारे में। तो वहां पर मैं गया, तो उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट कोलैबोरेट कर रहा था उस ITCN एशिया 2011 वाली में। तो उन्होंने अपना एक इवेंट करा था जिसके अंदर वो एज़्योर क्लाउड, ऑफिस 365 और विंडोज फोन और ये सारी टेक्नोलॉजीज जो उस पर काम कर रहे थे, कोटाना जो माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा था, उसके बारे में इन्होंने बताना शुरू किया। उस जमाने में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यार ये क्या चीजें होती हैं, लेकिन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दोस थिंग्स। और डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारी रिसोर्सेज भी हमसे शेयर करेंगे, भाई आप जो है ये सारी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज के ऊपर ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल एकेडमी से। आज उसका नाम चेंज हो गया, लेकिन इट ऑल्सो एग्जिस्ट कि आप जाके वहाँ पर आपको इंजीनियर्स, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स, आपके जो साइंटिस्ट हैं, वो आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको लेक्चर्स दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई समझ लें एक तरीके से फील्ड से रिलेटेड स्किल्स सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद तकरीबन 2012 के अंदर मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी। फॉल 2012 के अंदर मैं एनरोल हुआ बहरी यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम द वेरी डे, फर्स्ट डे, मुझे ये पता था कि मुझे यूनिवर्सिटी से इतना चीजें सीखने को डेफिनेटली नहीं मिलेगी। मुझे अपना खुद हाथ पांव मारना है, जहां पर भी मैं इंफॉर्मेशन तलाश कर सकूं, नॉलेज तलाश कर सकूं, मतलब इल्म के लिए मैं मेहनत जितनी कर सकूं वो करता हूं मैं। तो उस जमाने में मीटअप के बारे में मुझे पता चला, मीटअप्स के बहुत सारे इवेंट्स हुआ करते थे, और मैं उस मीटअप के इवेंट में चला गया। जैसे एक था CS स्पोर्ट्स का, उसके अंदर मैं सबसे यंग होता था, जिधर भी जाता था वो लोग भी कहते थे पता नहीं कहाँ से बच्चा आ गया, इसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन समथिंग लाइक दैट। क्योंकि जब आप मतलब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंजीनियर्स के अंदर और इन लोगों में घूमे फिरेंगे, तो आपको इंडस्ट्री में हो क्या रहा है पता चलेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही है, कौन सी स्किल्स की जरूरत है, कौन सी जॉब पोजीशंस आ रही हैं, तो किस तरीके से आप अपने आप को वेल अलाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में मेरे फादर के टाइम पे इंटर्नशिप का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी सिर्फ यूनिवर्सिटी में है वो चीज, वो हाई स्कूल के अंदर स्कूल में नहीं है। अगर हम बात करें किसी भी बड़े दूसरे ममालिकों की, वेल डेवलप्ड कंट्रीज की, जैसे आप साउथ कोरिया में देख लें या फिर अमेरिका की बात कर लें, तो वहां पर स्कूल के अंदर बच्चे भी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं या बूट कैंप्स के अंदर जा रहे होते हैं, और इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत सारी होती है जो भी हमारे यहाँ तवज्जो नहीं है उसके ऊपर डेफिनेटली। सो ये चीज थी, मैंने इसके ऊपर मैं इसको मजीद सीखने लगा।
फिर 2012 के अंदर ही मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक और जगह के ऊपर मतलब प्रोग्रामिंग के और कोडिंग के कोर्सेज करना शुरू कर दिए सर सैयद के अंदर। तो वहाँ पर सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एक डिपार्टमेंट है कंटिन्यूइंग एजुकेशन के नाम से, और कुछ सर ज़िया एग्जैक्टली एक मोहम्मद आफिफ सर का और एक सर ज़िया का है। मेरी मुलाकात कहाँ हुई उनकी, मेरी वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हुई जो 2011 के अंदर, जिसमें मैं वॉलंटियर कर रहा था। सो आपने देखा कि एक कनेक्शन, एक जगह पे आप जाते हैं, वहां से आपका एक कनेक्शन बनता है, फिर वहां से आप कहीं और जगह जाते हैं, वहां से 3-4 और कनेक्शन बनते हैं, फिर कनेक्शन, मतलब इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। और इसी तरीके से नेटवर्क आपका बढ़ता चला जाता है और आपको बहुत सारी चीजें पता चलने को मिलती है, सीखने को मिलती है। तो यही मैंने भी यही चीज करी। वहां पर मैं गया, शुरू में HTML5, जावास्क्रिप्ट, CSS3 इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन शुरू करी। हमारी कोई मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरा लेक्चर था, तो उसके अंदर उन्होंने मुझे ये कह दिया सर ज़िया ने, कि सबको बता रहे थे क्लास के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन आई हुई है। अच्छा, उस जमाने में आरफा करीम के थ्रू उनकी जो, मतलब जब वो बेचारी अपने बिस्तर मर्द पे थी और काफी मतलब डेथ के काफी करीब थी, तो उनकी काफी न्यूज वगैरह आ रही थी और उनके बारे में कहा जाता था यंगेस्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो उस वक्त मैंने अपने दिमाग में बनाया कि मैं भी सर्टिफिकेशन करता हूँ कोई ना कोई। तो मैंने यही करा, और जब यहाँ पर पता चला कि फ्री में हो रही है, एक फ्री की सर्टिफिकेशन अवेलेबल है HTML5, और ये उस जमाने में नहीं आई थी HTML5, सो 2012 और 11 के अराउंड की बात है। तो मैंने बोला मैं भी सर्टिफिकेशन करूंगा। अभी मैंने स्टार्ट करा है पढ़ना, मुझे नहीं पता कुछ चीजों के बारे में, लेकिन मैंने ये प्लान बना लिया कि मैं वो करता हूँ। खैर, मैंने अपना वो प्रोमेट्रिक से रजिस्टर कराया उसको, और मैं चला गया पेपर देने के लिए। मैं फेल हो गया, ऑब्वियसली मुझे चीजें नहीं पता थी। मेरे कोई अराउंड 400 और 700 होता है, यानी कि 70% पासिंग मार्क्स होते हैं, और 40% यानी कि 400 के अराउंड मेरे मार्क्स बने, जो कि बेयर मिनिमम है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है अगर पासिंग के लिए। 1000 नंबर का पूरा पेपर होता है। सो मुझे बड़ा डिसहार्ट हुआ मैं उसके ऊपर, लेकिन अगेन मैंने फिर दोबारा रजिस्टर किया, मैंने फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया, और मैंने जो अपनी गलतियां करी थी उससे दोबारा सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर आगे से मोर देन अराउंड 700-800 मैंने अचीव करके वो सर्टिफिकेशन क्लियर कर ली। दैट वाज द वेरी फर्स्ट अचीवमेंट कि मैं अपनी, मतलब मैं जो चाहूँ अचीव कर सकता हूँ आगे चलकर। फिर फर्दर ऑन मैं चलता रहा इसी तरीके से। मुझे एक चीज के बारे में पता चला, मैं इंटरनेट पे सर्चिंग बहुत करता था, मतलब मैं यूनिवर्सिटी जाता था, घर आता था, कंप्यूटर खोल के इंटरनेट पे बैठ के सर्च कर रहा हूँ डिफरेंट चीजों के बारे के अंदर, कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी कंपनी किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, इस टेक्नोलॉजी में क्या फायदा है, उनके कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स हैं या नहीं है, उनके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं या नहीं है, उनकी ट्रेनिंग मटेरियल्स अवेलेबल है या नहीं है। इन सारी रिसोर्सेज के बारे में मुझे इंटरनेट से पता चलता था, मुझे कोई बताता नहीं था। और वन थिंग लीड टू अनदर, इस तरीके से डिफरेंट फोरम्स के जरिए, मैं बहुत सारी जगहों से जरिए मुझे चीजें पता चलती चली जाती थी। फिर यही हुआ कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट की चीज पता चली, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर, और मैं बस उसके पेज को ही देख रहा था, और मैं बोल रहा था यार काश मैं भी माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर ही बन पाता, तो समथिंग लाइक दैट। और फिर हुआ यही कि 1 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन सेंटर खुला, आई अप्लाइड फॉर बिकमिंग अ माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल कंसेक्यूटिव टर्म मैंने सर्व करी उसके अंदर। और इसके अलावा मुझे ये भी मैंने मेरी आउट परफॉर्म भी करा मैंने, मतलब साउथ रीजन के अंदर। इन्होंने डिफरेंट, माइक्रोसॉफ्ट ने सब में 3 रीजन करे हुए, कि एक सेंट्रल है जिसमें पंजाब एक एरिया आता है, एक साउदर्न है जिसमें सिंध और बलूचिस्तान आता है। सो इसके अंदर मेरी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही, टॉप 10 माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर्स के अंदर मेरा नाम आया। फिर इसके साथ साथ इमेजिन कप एक चीज मुझे पता चली डेफिनेटली। फिर मैंने इमेजिन कप में कम्पीट करने लगा, और मैंने ब्रेन गेम्स मैंने जीत ली है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ बिल्कुल ना, मैंने जब मुझे ईमेल आई उसकी, इट्स वाज अराउंड 2013। सो मैंने ये बोला कि यार मुझे ये स्कैम लग रहा है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैं अपने कमरे में कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा था, मुझे ईमेल आई थी कि कांग्रेचुलेशन यू हैव वॉन दिस मच, और मैं घर, मेरी वालदा टीवी लॉन्च में थी, मैं वापस आया, मैंने बोला कि मैंने इतना बड़ा प्राइज जीत लिया समथिंग। तो दे वो लाइक, हैं ये ऐसे कैसे मुमकिन है, ये मतलब कोई ऐसी होगा, स्कैम होगा, समथिंग लाइक दैट। हुआ ये कि फिर मेरे पास कनेक्शन मौजूद था डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन सेंटर का, तो मैं वहां गया दूसरे दिन ही यूनिवर्सिटी में, और उनको मैंने बताया कि ये देखें कि आप चेक करके बताएं आपको ईमेल। तो उन्होंने ईमेल एड्रेस डाल के देखा, उन्होंने बोला कि हाँ रेसिपिएंट तो माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉई है, और ये तुम्हें सही आई है, मुबारक हो। शाम में मैं घर आया तो शाम में मुझे फोन आ गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने कोई इनाम जीता, समथिंग लाइक दैट।
और यूनिवर्सिटी को भी बहुत यानी कि इसमें खुशी महसूस हुई। और मुझे फिर एक इन्होंने जो एक्स स्टूडेंट्स की दावत होती है तो उसके अंदर भी उन्होंने मुझे बुलाया। तो एक बड़ी ही अचीवमेंट थी, और यूनिवर्सिटी ने मुझे अवार्ड भी इस पे इस अचीवमेंट के ऊपर मुझे मिला। सो एक काफी अच्छी मोटिवेशन थी डेफिनेटली इसके अंदर। फिर फर्दर ऑन मैंने माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप के उसी साल 2014 के साल के अंदर मैंने उसमें भी कम्पीट किया था, उसकी बड़ी कैटेगरीज के अंदर। उस जमाने में, आज तो एक कैटेगरी कर दी गई है, उस जमाने में 3 कैटेगरीज होती थी, वर्ल्ड सिटीजनशिप, इनोवेशन और गेम्स। तो मैंने कम्पीट किया था वर्ल्ड सिटीजनशिप के अंदर। तो उसके अंदर मैं रीजनल फाइनल्स के अंदर मैं जीत गया था, और फाइनल में मैं कम्पीट नहीं कर पाया था जो कि इस्लामाबाद में होना था। सो मैं उसमें नहीं जा पाया, सो दैट्स व्हाई। और हमारे चांसेस भी डेफिनेटली काफी कम थे, आई बी फ्रैंक, क्योंकि हम तीसरे सेमेस्टर में था। मुझे तो ज्यादा चीजें भी नहीं पता थी उस वक्त। फिर यही चीज चलती रही। बात यही है कि मैं स्टूडेंट से ये कहता हूँ, देखिए बेटा आप फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड में, यू हैव टू ट्राई, भाई कोशिश करें। कम्पीट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जीतना हारना इट्स नथिंग। मतलब ये मैं आप तो चूंकि मेरे स्टूडेंट रहे हैं, आपने लेक्चर भी लिए हैं मुझसे, तो मैं तो क्लास में ज्यादातर पढ़ाने के साथ साथ इसी बात पे फोकस करता था कि जो करना है वो समझ के करो, अगर आपको याद हो। जी बिल्कुल। जर्नी अपनी जारी रखी। तो उसी के बाद फिर यही चीजें इस तरीके से चलती रही मामला। और फिर हुआ ये कि मैंने फिर ना डिसाइड करा कि डेफिनेटली कि इमेजिन कप के टाइम पीरियड के अंदर ही मैंने बेसिकली प्रोजेक्ट बनाया, जो कि बेसिकली समाज से महरूम अफराद के लिए ASL लैंग्वेज ट्रांसलेटर था। वेबकैम इस्तेमाल करते हुए आप आपके ASL लैंग्वेज के साइंस को एक वेबकैम से वो कन्वर्ट कर देगा डिफरेंट वर्ड्स के अंदर। और फिर उसके अंदर एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो रही थी कि जिसके अंदर वो डिफरेंट वर्ड्स को लेकर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में फॉर्म करेगा, और फिर वॉइस मतलब एक स्पीच सिंथेसिस सॉफ्टवेयर का उसका मॉड्यूल था, जिसमें वो वर्ड्स को स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। एक बेसिक्स है, इस तरीके का मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। और फिर मैंने उसमें मैंने बोला कि यार ये चीज जो है डेफिनेटली एक आगे चल के इसमें मजीद हम चीजें कर सकते हैं। तो फिर वहां से फिर मैंने पैराहीलिंग सिस्टम्स के नाम से एक कंपनी का वजूद अमल में आया। मैंने यही सोचा कि यार टेक्नोलॉजी के जरिए से किस तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जो मसाइल है उनको हल कर सकते हैं, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। और दूसरा है आपका क्या नाम है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट मैंने जो बनाई जो बड़ी मशहूर हुई, जिसका नाम था वन हेल्थ। हम लोग एक एनजीओ के साथ मेरे मुंसलिक हुआ, मैं उसके बाद उनके साथ मैं काम करने लगा। फिर उनके साथ मेरा कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने खुद अपना काम करने लगा और मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स पे उस पर ट्राई करने लगा। और फिर मैंने मतलब ये बात है सन 2015 के अराउंड, मैंने मशीन लर्निंग, उस जमाने में मशीन लर्निंग AI बहुत शोर था उसका। तो मैंने ये देखा कि भाई ये क्या चीज़ है, कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करे जाते हैं, डिफरेंट की चीज़ें किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने अपनी मॉड्यूल जो बनाया वो मैंने बनाया एज़्योर मशीन लर्निंग के ऊपर। सो उसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम्स थे, डिफरेंट हमारे पास क्राइटेरिया थे। जैसे लेट से मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि मेरे पास ये 10,000 बंदों के हेल्थ डेटा है और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी लेट से, ठीक है। तो ये एक रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो किस तरीके से डिफरेंट रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स अप्लाई किए जा सकते हैं इसको हासिल करने के लिए। सो फर्दर ऑन इसी तरीके से मैं मतलब मजीद सीखता गया और मैं अप्लाई करता गया। फिर ड्यूरिंग दैट 2015 के अराउंड में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम आया था जो US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट दे रही थी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। मैंने ये सोचा कि यार ये ज्यादा अच्छा प्रोग्राम रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे बिजनेस मेरा बैकग्राउंड नहीं, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, मुझे बिजनेस के बारे में अलिफ बे भी नहीं पता। सो हाउ कैन आई लर्न अबाउट बिजनेस, कि कैसे किया जाता है बिजनेस, किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को के मामलात होते हैं। सो इसके लिए फिर मैं फिर अप्लाई किया इस स्कॉलरशिप के लिए डेफिनेटली मैंने, और 10,000 मतलब लोगों ने कम्पीट किया था थ्रू आउट द ग्लोब। और उसके अंदर से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ देम अमंग्स 100 स्टूडेंट्स यहाँ। सो अगर आप एक्सेप्टेंस रेट देखें तो 1% से भी कम है। इट लाइक आई कुड नॉट बिलीव कि मेरा हो गया। और एक और चीज मैं आपसे ये बताऊंगा कि आपको जिंदगी के अंदर इसी से कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, इनफैक्ट आपकी फैमिली के अंदर से आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको हमेशा कहेंगे कि यार नहीं, मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते तुम। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ जब मैं अप्लाई कर रहा था इस स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए इंडियाना यूनिवर्सिटी के अंदर।
तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट थी कि अपना आप पासपोर्ट दें। मेरे पास पासपोर्ट नहीं बना हुआ था उस वक्त। सो मैंने अपने फादर से कहा कि मैं एक तो हमारे ये भी एक बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो खुद मुख्तार नहीं है, उनको खुद मुख्तारी नहीं दी जाती। सो मेरे साथ भी ऐसे ही था कि अगर कुछ भी है तो अपने वालिद से ही आप कहेंगे। सो मैंने अपने फादर से बात करी, उन्होंने बोला क्या बेकार चीज है, मतलब क्या बेकार बात कर रहे हो, मतलब कहाँ तुम अप्लाई करो, अगर हो जाए तो फिर बनवा लेना पासपोर्ट, अभी बनवाने की क्या जरूरत है, ये पहले सिर्फ तो पासपोर्ट की मांग रहे हैं, जैसे होता है हमारा पाकिस्तान में कल्चर। सो ये कि हम फेलियर को ना एक्सेप्टेंस ही नहीं करते, असल में फेलियर को लर्निंग से हम रिप्लेस नहीं करते। मैं बार बार कहता हूँ सर अजमत, आपने ही पढ़ा होगा सर अजमत से, जी जी जी, जो बहरिया में नहीं रहे, लेकिन उनसे मैंने एक चीज सीखी थी। वो कहते थे उनकी डेफिनेशन के मुताबिक, वो कहते थे फेलियर इज नथिंग। वो कहते हैं भाई जिंदगी में दो चीजें होती हैं, या तो सक्सेस होती है या लर्निंग होती है। तो फेलियर को अपने लर्निंग से बदल दो। तो ये उनकी एक जबरदस्त फिलॉसफी थी सर की। बिल्कुल फेलियर उस वक्त जब आप वो काम करना छोड़ दें, आप काम करना वो छोड़ दें। मतलब दुनिया के अंदर आप जो भी जितने भी तरक्की लोग हैं, आप अगर इलॉन मस्क की मिसाल दें या किसी की भी आज मिसाल दें, वो अपनी जिंदगी में 10,000 मरतबा फेल हुए हैं, तब जाके कहीं कामयाबी हासिल हुई है। पहली दफा किसी को भी कामयाबी नहीं मिलती। मैं अपनी आज आपको अगर मैं चीजें बता रहा हूँ, मैं सिर्फ कामयाबी के बारे में बता रहा हूँ, मैं अपनी नाकामियों के बारे में नहीं बता रहा कि कितनी सारी नाकामियां भी फेस करनी पड़ी मुझे। फर्दर ऑन फिर इसी तरीके से खैर मैंने पासपोर्ट तो नहीं भेजा उनको, मैंने अपनी एप्लीकेशन वगैरह लिखकर ऐसे और जितनी भी चीजें थी वो मैंने उनको अरसाल कर दी। और मैंने ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ था, मैंने बोला चले इनसे पूछें कि भाई क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिजल्ट क्या आया। सो मैंने बोला कि मुझे अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है आपकी तरफ से रिजल्ट के बारे में, तो आप मुझे बताएं। दे रिप्लाई बैक विद द रिक्वेस्ट कि मैं उनको अपना पासपोर्ट की कॉपी भेजूं, विच गिव मी एन इंडिकेशन कि हो सकता है शायद मेरा हो चुका है। और फिर उसके बाद सेकंड ईमेल मुझे आती है, बोले यार कांग्रेचुलेशंस आपका हो गया, अब पासपोर्ट मतलब अब आप हमें जल्द से जल्द पासपोर्ट दे दें। तो फिर वही हुआ कि मैं भागा अपना पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, और मैंने अपना अर्जेंटली मैंने बनाया, मेरे मिड्स भी करीब थे उस टाइम पर। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह खैर ये चीज हो गई। फिर मुझे ये बात तो नहीं कर रहे आप कि जब मैं ही आपको पढ़ा रहा था ये? जी जी सर, ये बात है, आप आई भी नहीं थे मिड से पहले, आखिरी क्लास में आप नहीं आए थे, मुझे याद है। मेरे ये जो बात है मेरे ख्याल से मुझे इंडिकेशन उनसे मिली थी शायद 2015 के अराउंड, फरवरी वगैरह के अंदर। फरवरी वाज द डेडलाइन, और अप्लाई करने के मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा मंथ था, लेकिन खैर इट वाज इन 2015। सो तो खैर मूविंग ऑन, तो फिर मैंने यही करा। फिर मुझे स्कॉलरशिप का टाइम मिल गया, और उसके बाद उन्होंने मतलब मैंने फिर वो फुली फंडेड, मेरा वीजा भी फंडेड हो गया अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की तरफ से, और मेरी फ्लाइट टिकट्स और सारा खाना पीना सब कुछ। और फिर मैंने यानी कि जून के अंदर, जून और जुलाई के अंदर फिर मैंने ट्रैवल किया। उस वक्त मेरी समर वेकेशन चल रही थी यहाँ पर, और वो मैंने मतलब एज अ सेमेस्टर अब्रॉड वहाँ पर पढ़ाई करी, और बहुत सारे लोगों से मैं मिला दूसरे कंट्रीज के, और मेरा वाकई में जहन वाकई में खुलना शुरू हुआ कि यार दुनिया में हो क्या रहा है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैं बताऊं कि हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो है कितने ज्यादा पीछे हो गए दुनिया से। हमें बहुत भागना की जरूरत है, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, हमारे पास अब कोई चांस नहीं है। मैं ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ, हम लोग को 3-4 डिफरेंट सिटीज थे, तो हमारा जो आखिरी सेकेंड लास्ट जो हमारा पड़ाव था वो था वाशिंगटन डीसी के अंदर। सो खैर हम लोग वाशिंगटन डीसी के अंदर रात हो रही थी, हम लोग ने सबने प्लान बनाया यार हम लोग चले जाते हैं, चलते हैं कहीं पर। तो हम लोग अब्राहम लिंकन मेमोरियल गए, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा वर्जीनिया के वो जो क्या नाम है रिवर गुजरता है वहां से बीच में, तो उस रिवर तक हमें जाना था। तो हम लोग खैर रास्ते में ही थे, तो बारिश शुरू हो गई, तो हम कोने में थोड़ा खड़े हो गए। तो एक मैंने गाड़ी देखी वहां पर जिसका सनरूफ नहीं थी, और एक सामने एक कोई पब था समथिंग लाइक दैट, और वहां से एक बंदा भागता हुआ आता है, अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर उसको बंद करता है और फिर वापस अंदर जाता है। अब ये चीज एक नॉर्मल सी एक चीज है, एक आदमी देखेगा उसको। मैंने ये सोचा कि यार देखो डेफिनेटली इस बंदे को एक प्रॉब्लम है कि बारिश अगर हो रही है, इसने ये सामने था तो इसने देख लिया, तो इसने अपनी गाड़ी को मतलब कवर कर लिया। क्या हो कि गाड़ी के अंदर ये ऑटोमेटिक फीचर हो। सो दिस इज आई वाज थिंकिंग, और मेरे सामने 2 अल्जीरियन थे, वो मतलब दे वर द वेरी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उन्होंने पीएचडी कर ली अपनी, और वो बहुत ही मतलब वेल केपेबल लोग थे। सो मैंने उनसे ये बोला कि यार मैं ये देखो ये सोच रहा हूँ। वो बोले ये फैजान ये चीज अभी अवेलेबल है समथिंग लाइक दैट। सो मैंने बोला यार मतलब जो चीज मैं अभी दिमाग में सोच रहा हूँ
तो वो लोग कितने ऐसे लोग हैं कि जो पहले ही से ये चीज सोच रहे हैं इसके बारे में और इम्प्लीमेंट करने की बात है, तो डेफिनेटली तो हमें हमें भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इससे आपको अंदाजा होता है कि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी दुनिया में कितनी ज्यादा है, आप अकेले नहीं कम्पीट कर रहे। फर्दर ऑन फिर उसके बाद यही हुआ कि मैं फिर वापस आ गया अमेरिका से, और फिर उसके बाद मैं फर्दर ऑन कंटिन्यू करता रह गया पैरालीनियन सिस्टम्स के अंदर, और उसमें मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने लगी। और बहुत कोशिश करी हमने कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये बड़े पैमाने के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सके, लेकिन होता यही था कि जिस भी हॉस्पिटल से लेट्स से हम बात करते थे तो वो ये कहते थे कि यार हम अपना मेडिकल डेटा जो है हम शेयर नहीं करेंगे आपके साथ, मतलब कि उससे वैल्यू निकाल के कोई दूसरा अस्पताल जो है वो भी फायदा उठा ले। दिस इज बेसिकली देयर कंसर्न कि लेट्स से, क्योंकि अगर हम एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी बना रहे हैं आपके उसकी मेडिकल डेटा की, तो उसके अंदर से जो भी मतलब मशीन लर्निंग करके जो भी लर्निंग होगी उससे बहुत सारे इदारे फायदा उठा सकते हैं। सो ये जो चीज थी, ये चीज पसंद नहीं आ रही थी हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स थे। सो दे वर मोर कंसर्न अबाउट के यार, अब क्योंकि हर किसी की अपनी डिमांड अलग है। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वो ये चाहेगा कि यार मुझे ये बताओ कि किस तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं पेशेंट से, कौन सा पेशेंट है, अगर ये मैं प्रेडिक्ट कर लूं, फर्ज करें बेस्ड ऑन द रिपोर्ट मैं ये देख के बता दूं कि यार ये बंदा जो है ये 50 दिन स्टे करेगा हॉस्पिटल के अंदर, और ये जो बंदा है ये 10 दिन स्टे करेगा, तो लेट से बेस्ड ऑन द डिफरेंट मॉडल, तो मेरे ख्याल से 10 दिन वाला जो है उससे मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ बनस्बत 50 दिन वाले से। सो ये एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा था। फर्दर ऑन मैं अगेन इस पे काम करता रहा, और 2017 के अराउंड में 2016 में मैं ग्रेजुएट हो गया, और उसके बाद मैंने एक कंपनी थी रॉयल साइबर, वहां पर मैंने एज ए IBM टीम लीड कंसल्टेंट के तौर पर मैंने काम करना शुरू किया, और मैंने अपना स्टार्टअप का काम बिल्कुल ही ऑलमोस्ट कम कर दिया था उस वक्त। बस जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थी, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे, उसी से हम वो कर रहे थे। जिस एनजीओ के साथ मैं काम कर रहा था उनको जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी थी उनको मैं सर्विसेज वगैरह दे रहा था, दैट्स इट। सो ये मामला चल रहा था, क्योंकि मेरे पास फुल टाइम जॉब आ चुकी थी। फर्दर ऑन उसी दौरान के अंदर मैंने अप्लाई किया उसके लिए ये क्वींस यंग लीडर अवार्ड का टाइम पीरियड आया वहां पर, और उसके बाद मुझे यानी कि उनकी तरफ से इंटरव्यू कॉल वगैरह आई, और मैंने इंटरव्यूज वगैरह उनको दिए, तो दे फेल्ट के मैं केपेबल बन रहा हूँ और मेरे पास एक अचीवमेंट भी है डेफिनेटली। और इसके अंदर सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, बेसिकली इट आल्सो हैड लीडरशिप कोर्स एज वेल एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और अपना ये अवार्ड रिसीव करने के लिए फिर मैं एक हफ्ते के लिए अराउंड 10 और 11 डेज मैं यूके फिर मैंने ट्रैवल किया 2017 के अंदर अराउंड जून, एंड ऑफ जून। लेकिन यही मैं रॉयल साइबर के अंदर मैं जब काम कर रहा था डेफिनेटली, और उसी वक्त मुझे फिर उसी टाइम पीरियड के अंदर मैंने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जॉब के लिए भी अप्लाई किया, और वहां पर एज ए टेक्निकल इवेंजलिस्ट की मेरी जॉब हो गई, ऑल्दो इट वाज अ कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन फॉर 6 months। लेकिन मैंने एक लीप ऑफ फेथ लिया और मैं वहां पर चला गया वहां पर काम करने के लिए। और फिर फर्दर ऑन मैं जून तक वहां पर डेफिनेटली काम किया, और उसके बाद मैं लंदन गया, फिर वहां से मैं वापस आया। उसके बाद डिफरेंट मिनिस्टर्स और डिफरेंट लोग फोन करते, बोलते आपसे मिलना चाहते हैं, ये वो फलाना फलाना। मैं बोला चले सही है, ठीक है, फैंटास्टिक, इससे क्या अच्छी बात है। एक अचीवमेंट कि आपने मलका बरतानिया से खुद मैं भी यहाँ पे शेयर भी करूंगा एक बेसिकली स्क्रीन शेयरिंग पे आप बोलते भी रहिएगा, क्योंकि उसमें माशाल्लाह फिर पूरी दुनिया से लोग थे, और बिल्कुल मुझे उसको देख के 3 इडियट्स जो एक मूवी है वो याद आ गया था कि जब वो फर्स्ट आता है बैठता है आप उसके साथ बैठे होते हैं, और खास करके माशाल्लाह तो मुझे बड़ा जबरदस्त आया। फिर आपने बताया था कि आपकी वालदा ने कहा था कि जो आप अपना जो कपड़े पहन के गए पाकिस्तान का झंडा, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे वो साथ साथ शेयर भी करता हूँ ताकि जो लोगों को जो है वो नजर भी आए। आप बोलते भी रहेंगे और ये शेयर भी होगा, और उससे ये होगा कि ये शेयर भी होगा। ठीक है जी, श्योर। तो मूविंग ऑन, एक और जो फायदेमंद बात ये रही कि जो यूके जाने की, वो ये थी कि हमारे वहाँ पर कंपनी के विजिट्स भी हमारे लिए उन्होंने अरेंज करवाए थे, जिसके अंदर हमारी फील्ड से रिलेटेड जैसे बहुत सारे लोग डिफरेंट चीजों के ऊपर काम कर रहे थे। जैसे कोई थे वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, तो कुछ लोग जो थे वो इकोनॉमिक अपलिफ्ट, कुछ लोग एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे थे, कुछ लोग हंगर एराडिकेशन पे काम कर रहे थे। डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए थे, अराउंड 60
के करीब क्वींस यंग लीडर थे 2017 के अंदर थ्रू आउट द कॉमनवेल्थ। सो यहाँ पर ये चीज मैंने देखी कि उन्होंने हमारी डिफरेंट कंपनीज के अंदर जो यूके बेस्ड कंपनीज है उनसे हमारी मुझे बताइए कि मैंने स्क्रीन शेयर की है, तो स्क्रीन के ऊपर आपका ये लिंक नजर आ रहा है जो मैं चाह रहा हूँ? जी, तस्वीर नजर आ रही है। अच्छा यार, ये जिसमें आपने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, हाथ में आपने ये मलका का बेसिकली वो पकड़ा हुआ है, फिर उसके बाद ये पूरा आपका बेसिकली माशाल्लाह इसके अंदर आपकी कंपनी के बारे में भी आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ भी है बेसिकली एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और ये पूरी आपकी एक डिस्क्रिप्शन भी है। और खास करके ये वो पिक्चर है, अगर इस वक्त हमारे पास व्यूअर्स देखने वाले हो, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये फैजान बैठे हुए हैं और ये मलका बैठी है, फैजान नजर आ रही है जी जी, और माशाल्लाह पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं और आप बैठे हुए हैं। एंड इसको देख के मुझे वो 3 इडियट्स का सीन आता था, जब फर्स्ट आता है तो बराबर में बैठते हैं आमिर खान। तो इस वक्त आप पाकिस्तान के लिए एक प्राउड का मोमेंट थी, और खास करके जो सबसे बड़ी मोमेंट थी वो ये थी, जो मैं बार बार देखता हूँ, मुझे खुशी होती है कि आपने पाकिस्तान का झंडा, ड्रेस पाकिस्तान का, शलवार कमीज और ग्रीन कोटी, तो वो एक जाहिर सी बात है एक ऑनर की बात थी। और उसको डेफिनेटली ये एक और चीज है कि मेरी कोई भी अचीवमेंट डेफिनेटली मेरी अपनी उसके अंदर नहीं है, डेफिनेटली अल्लाह ताला की तरफ से है वो। और उसके अंदर अगर मेरी कोई अचीवमेंट है या किसी भी कोई पाकिस्तानी की अचीवमेंट होती है, तो वो सिर्फ उसकी अचीवमेंट नहीं है इंडिविजुअल, बल्कि पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की अचीवमेंट है। सो ये चीज हमें रियलाइज करना चाहिए। और हम जिस भी जगह पे चले जाएं, अक्सर मैंने यही देखा है कि जैसे बहुत सारे लोग, अगर कोई अल्लाह ताला उनको अच्छा मतलब किसी अच्छी डिजिग्नेशन पे पहुंचा देते हैं, तो वो सबसे पहले पहुंच के ये बोलते हैं कि यार मैं सेल्फ मेड हूँ, तो दूसरा भी सेल्फ मेड बने, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। ये बहुत ही फजूल बात है मेरे हिसाब से। आपको अगर कहीं पर भी कोई अथॉरिटी मिलती है, आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी के लिए कोई भलाई कर सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए आज पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज्यादा मतलब मायूसी है और बहुत सारा पाकिस्तानियों में तकलीफ मौजूद है। तो उसके लिए हम जितना काम कर सकें वो हम कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं काफी अपना कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे टाइम मिले वो ये, तो मैं एक फेसबुक का ग्रुप भी चला रहा हूँ उसके अंदर, जिसके अंदर मैं मामूलत फराहम कर रहा हूँ पाकिस्तानियों को कि जो लोग यूरोप आना चाहते हैं पढ़ाई के सिलसिले में या फिर जॉब के सिलसिले में पर्टिकुलरली। बिल्कुल, वो हमने प्लान किया था, वो हो नहीं पाया था, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ प्लान करके किसी फोरम के ऊपर आगे एक सेशन करूंगा आपके साथ, जिसके अंदर किसी को जर्मनी में एडमिशन चाहिए। अगर आपको याद हो, ये बात है आई थिंक 2 years बैक 2018 की, जी, तो वो हम दोबारा इंशाल्लाह वो सेशन करेंगे। श्योर, डेफिनेटली ये है। और किस तरीके से आप मैं नहीं कि मैंने कहने का मकसद ये कि हमें यही फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों की हेल्प कर सकें, ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकें मामलात को। सो यही हुआ। तो खैर वहां पर मेरी मुलाकात, उन्होंने जैसे हमारी मेरी मीटिंग कराई थी स्टैंडर्ड चार्टर के हेडक्वार्टर के अंदर, और एक हमारी मीटिंग कराई थी उन्होंने गूगल डीप माइंड्स के अंदर। गूगल डीप माइंड्स बेसिकली एक डीप माइंड इट वाज अ कंपनी, उसको गूगल ने एक्वायर कर लिया, नाउ इट्स कॉल्ड गूगल डीप माइंड। वो गूगल का एआई का ब्रांच है, यूके के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, और आप जाकर देख सकते हैं वहां पर कि एंड द वर्क दे आर डूइंग इज मैग्निफिसेंट टोटली। मतलब you feel like कि यार you are कुछ हो रहे हैं यहाँ पर, डेफिनेटली कोई बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, and they are the one who are working on AI and applying it for different applications। उसकी different applications ढूंढ रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। और वो जैसे उन्होंने एक जो चीज अचीव करी, किसी भी ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो आपका एक गेम कहलाता, चाइनीज गेम है, इट वाज लाइक अ चेक, जैसे चेस एक गेम है, उसी तरीके की नौइयत का एक गेम है जिसको कहते हैं गो, और वो चाइनीज गेम है, और उसके अंदर मल्टीपल मूव्स जो है वो बिलियंस के अंदर मूव्स उसके अंदर हो सकते हैं। तो कोई भी जो अपना कंप्यूटर है वो इतने बिलियंस ऑफ को मेमोराइज नहीं कर सकता, ये डिफरेंट यानी कि पैटर्न्स के, मतलब कि अगर मैं ये चाल चलूं तो किस चाल चल के उसको हराया जा सकता है। सो वो उन्होंने एक इक्वालिटी, एक पैरिटी उन्होंने अचीव करी थी अपने एल्गोरिथम के जरिए गो के अंदर खेलने के लिए, गेम के लिए, और उसी टेक्नोलॉजी को फिर वो फर्दर ऑन डेवलप कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। सो मेरी बड़ी इन डेप्थ उनसे अपने हेल्थ केयर स्टार्टअप के जरिए मेरी उनसे बात हुई थी कि किस तरीके से वन हेल्थ जो है वो आगे और प्रोग्रेस कर सकती है, वो सब है। जो अनफॉर्चुनेटली जो सबसे पहले प्रॉब्लम मैंने पाकिस्तान के अंदर देखा कि स्पेशली जिनके पास अथॉरिटी है पाकिस्तान में, वो करना नहीं चाहते,
और वो जैसे मैंने पहली बार बताई कि डरते हैं डेफिनेटली। एक तो वो लोग हैं कि जो करना ही नहीं चाहते कुछ काम, ठीक है, ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है या उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ है बात। दूसरे वो लोग हैं कि जो डरते हैं कोई भी नया काम ट्राई करने से पहले। वो कहते हैं यार हमें नहीं करना, हमें ये नहीं करना। मुझे याद है कि मैं थोड़े अरसे के लिए मैंने एक 3D प्रिंटिंग कंपनी के साथ, स्टार्टअप के साथ मैंने थोड़ा अरसा काम किया था पाकिस्तान में। इट वाज आल्सो अराउंड 2015। सो मैंने यही बोला था कि यार कि हम लोग जब मेरी वो जो एक स्टार्टअप का जो बंदा था तो उससे मेरी बात होती थी, मैं ये कहता था कि यार कि नए तरीके की 3D प्रिंटिंग हम लोग मॉडल क्यों नहीं बनाते और हम लोग इसके ऊपर क्यों नहीं रिसर्च करते। सो तो उसने बोला कि यार हम तो नहीं कर सकते, रिसर्च हुकूमत करती है। और ये एक बड़ा मसला है कि हर चीज हुकूमत पे डाल देते हैं लोग। यहाँ पर भी जो रिसर्च हो रही है वो रिसर्च कंपनीज करा रही हैं। अगर कोरिया के अंदर रिसर्च हो रही है तो सैमसंग करा रही है रिसर्च। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मुसीबत यही है कि कोई रिसर्च करना नहीं चाहता। जब गोरा कर लेगा रिसर्च, वो कर लेगा सब काम, तो फिर हम बैठेंगे कि यार तुम अब हमें ना सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट दे दो। इसी वजह से हमारे कोई इनोवेशन नहीं है पाकिस्तान में। इसी वजह से हमारे बहुत बड़ा क्राइसिस है जॉब मार्केट के अंदर। और इंजीनियर्स तो निकल रहे हैं लेकिन वो इंजीनियर्स कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स नहीं है। वो इतने भी कॉम्पिटेंट नहीं है कि उनकी किसी दूसरे ममालिकों के अंदर जॉब लग सके। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मैं खुद ये देख रहा हूँ कि मैं जो ग्रुप चला रहा हूँ उसके अंदर मेरे पास कोई मोर देन 2000 वहाँ पर मेंबर्स हैं और सारे ग्रेजुएटेड हैं, इंजीनियरिंग डिग्रीज के साथ मास्टर्स किए हुए हैं। कुछ लोगों ने, उनके पास कुछ साल का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम, लाइक आई वुड से 80% ऑफ देम आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ ऑफ एक्वायरिंग इवन एन इंटरव्यू कॉल हियर। और ये एक बहुत बड़ा मतलब अफसोसनाक बात है कि वो है, क्योंकि स्किल नहीं है डेफिनेटली। मैं याद है मुझे, मैं जब अपना स्टार्टअप चलाता था कि मुझे एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि ना आउटसोर्स कराने में प्रोजेक्ट, कि मुझे प्रोजेक्ट एक्वायर करना है किसी बाहर मुल्क से, वो हो जाता था आसानी से, वो इतना मुश्किल नहीं है। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वो थी स्किल्ड बंदा ढूंढने में। स्किल्ड बंदा ही नहीं मिलता आपको पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर कोई बंदा है भी बिल्कुल जनरल अगर मैं बात करूं तो ठीक है कि वैसे तो बहुत बड़ी आबादी है, स्किल्ड वाले भी लोग हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू आबादी मैं समझता हूँ वो बहुत, उसका रेशो कम है। अब जैसे मैं जोहेब की बात करूँ, सेल्सॉफ्ट, उनका भी हम सेशन करेंगे। अगर आपको याद हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हमारे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट बनाई थी, नेशनल लेवल विन किया था इंजैस पाकिस्तान से, और फिर बहरिया में जॉब कर ली थी। लेकिन उसके साथ उन्होंने जर्मनी से प्रोजेक्ट पकड़े हुए थे। आज वो जर्मनी में वहाँ अपने एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं, एक कंपनी खोल के। तो मतलब हैं लोग, लेकिन मैं मानता हूँ कम है। प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ एक अजीब सा अलमिया है कि जो भी कॉम्पिटेंट बंदा है वो फिर बाहर चला जाता है। वही मैं अपने ऊपर ही रख के कह रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं कह रहा। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्योंकि ये एक चीज रियलाइज करें, इस चीज को रियलाइज करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा कि मैं जब पाकिस्तान में मौजूद था तो मैं ये देखता था यार हमारा पाकिस्तान मुल्क है, आई एम पैट्रियोटिक अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई वाज ऑलवेज अबाउट कि नहीं यार हमें पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान में बैठ के काम करेंगे, पाकिस्तान में बैठ के इनोवेशन करेंगे। मैं इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स से अगर एक मुझे कोई गाड़ी चाहिए, आप मुझे बताएं सर आपकी कौन सी फेवरेट गाड़ी है, कोई भी स्पोर्ट्स कार बताएं आप। फरारी ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। ठीक है, फरारी लैम्बोर्गिनी कोई सी भी है, ठीक है ना। दुनिया की कोई सी भी स्पोर्ट्स कार ले लें, उसको चलाने के लिए, उसको परफॉर्मेंस लेने के लिए आपको एक रोड चाहिए, एक आला तरीके का, एक वेल मेंटेन, एक अच्छा रोड चाहिए। विदाउट द कंपैटिबल रोड आप दुनिया की कोई सी भी गाड़ी ले आएंगे, आप बुगाटी ले आए, दुनिया की सबसे तेज गाड़ी, फॉर्मूला 1 गाड़ी ले आए और उसको रेगिस्तान में दौड़ाने की कोशिश करें, वो कभी कंपीट नहीं कर पाएगी, वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग की डिग्री ले ले और कॉम्पिटेंट इंजीनियर भी बन जाए, सो उसके लिए प्रॉब्लम यही है कि वो जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। सबसे बड़ा अलमिया यही है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं फैजान, इससे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि अव्वल तो यहाँ टैलेंट बहुत है, लेकिन वो एक्सप्लोर इसलिए नहीं हो पाता। जो मैं बार बार कहता हूँ, जो अपनी मैंने अभी ट्रेनिंग भी कराई थी लर्न टू फेल के ऊपर, हमारे शुरू से एक हमारा इंडिया जो एशिया, ये पैसिफिक है, बांग्लादेश, इंडिया, ये जितनी कंट्रीज हैं, एक सोसाइटी के तौर पे हमारे पास एक शुरू से एक प्रेशर है कि फेल हो गया तो क्या होगा।
सही है ना। वो डर एक शुरू से बैठा दिया जाता है कि कभी हम हार को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम हार भी सकते हैं, हार इज नथिंग। ये तो बेसिकली आपको हमने कहा ना कि हार को अगर आप कन्वर्ट कर दे तो वो आपके लिए बेसिकली एक लर्निंग पॉइंट ऑफ लर्निंग है, लर्निंग कर्व है, और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। कि आप जो बचपन से हमें सिखाया जाता है, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं अभी ना गुजरे, वो ये कि भाई जो बच्चा नर्सरी में था, याद है आपको, तो माँ बाप कहते बेटा फर्स्ट आओ तो गिफ्ट मिलेगा। अब वो नर्सरी से लेके यानी कि फर्स्ट क्लास से उसकी 8वीं क्लास तक ए ग्रेड, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके अलावा कोई पोजीशन होती है? नहीं होती है। नहीं। ऐसे ही है ना। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम, थोड़ा सा आगे, मिसाल के तौर पे फर्स्ट ईयर इंटर, ठीक है जी, इसको हम ले लेते हैं। A1 ए ग्रेड के अलावा कोई ग्रेड होता है? नहीं होता। नहीं, सही इज्जत ही नहीं होती भैया, हमारा सी ग्रेड है हमारा। हालांकि सी ग्रेड में भी वो कंप्यूटर साइंस के अंदर इन्वेंशन कर सकता है, लेकिन कोई तो यूनिवर्सिटी में 3 GPA 3.4 5 GPA, जिसकी 2.5 मुझे जैसा कोई बंदा होगा उसकी गरीब की कोई इज्जत ही नहीं। आप समझ रहे? तो ये थोड़ा सा हमारा शुरू से, जो मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग में हमेशा एक बात करता हूँ, लाजमी करता हूँ, इसलिए कि एक शुरू से प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है हम लोगों के दिमागों पे कि हारना तो हमें सिखाया नहीं जाता ना। इसलिए मैं कहता हूँ लर्न टू फेल, सीखो हारना। जिसके ऊपर अभी हमारी एक मीटिंग चल रही थी पूरी बहरिया में, रेक्टर्स और सब थे, तो वो परेशान हो गए कि आप हारना सिखा रहे हैं। मैंने कहा सर हारना नहीं सिखा रहा, हार को झेलना बर्दाश्त करना सिखा रहा हूँ, साइकोलॉजी कली गई। और इसको लर्निंग का नाम दे रहा हूँ, जो अजमत साहब का मैं इसलिए बार बार नाम देता हूँ कि ये सर ने मुझे बात सिखाई थी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उनका बार बार वो कंट्रीब्यूशन देता हूँ। जिंदगी में या तो आदमी सीखता है या जीतता है, लर्निंग होती है। और वही कि अच्छा भाई ये हो गया, ओके नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, आगे कुछ बेहतर करूंगा, तो वो चीजें फैजान। तो असल मसला यही है, इसीलिए लोग हार को एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसीलिए लोग खोल के कभी FIP, चाहे मैं टीचर हूँ, आप पढ़ा है, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जितनी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, वही FIP हम लेकर आ रहे हैं। कभी कोई इनोवेशन की बात नहीं करते, नई चीज की बात नहीं करते। हालांकि एक ही प्रोजेक्ट को, मेरा ये नजरिया है कि आप 10 साल चला दें, लेकिन उसमें कोई इनोवेशन लाए, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप कोई कंट्रीब्यूशन दे दें सोसाइटी को, तो किसी की प्रॉब्लम हल कर दे। ऐसा होता ही नहीं है, एक प्रोजेक्ट दे दिया नहीं, दोबारा नहीं होगा। कोई दोबारा किसी बड़े प्रोजेक्ट को चल रहे होता है, लेकिन किसी से नहीं होता। मतलब ये मेरा अपना एक मानना है। एनीवे, तो फिर जैसे सिर्फ एक फेलियर की बात नहीं है कि, लेकिन हमारे ना लोग ट्राई भी नहीं करना चाहते। और जो सबसे बड़ा एक मैं प्रॉब्लम यहाँ पर बार बार देख रहा हूँ, वो एक चीज है कि मीडियोकर लाइफ को बार बार लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मीडियोकर लाइफ को अपना एक्सेप्ट नहीं करा। मैंने ये बोला कि नहीं, मुझे अपना अचीव करना है। मुझे आज मैं पाकिस्तान में मौजूद था ना, बहुत आराम से था। अभी मेरे कुछ दिन पहले, अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ, आई मीन मैं 3rd सेमेस्टर इन कंप्यूटर साइंस। तो सर आपकी तरफ से काफी शोर आ रहा है। मेरी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से खामोशी है। नहीं, मैं शायद पानी भी नहीं कोशिश कर रहा था मैं तो। नहीं, मेरे ख्याल से शायद आपके लैपटॉप चार्ज हो रहा है, शायद उसकी वजह से वो जी बिल्कुल, मैंने भी इसको चार्जिंग पे लगाया है। हाँ, मेरे ख्याल से शायद अटैक की वजह से हो रही है वो चार्जिंग लगाई। एनीवेज, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था सर कि ट्राई करना भी बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, कि ट्राई भी तो करें। सबसे पहला तो एक चीज है कि मीडियोकर लाइफ को आपने सेलेक्ट करना। यू आर बोर्न विद अ पर्पस इन दिस लाइफ, और आप पाकिस्तानी जो हैं वो मतलब कोई भी चीज चाहे अचीव करना चाहे वो है। जैसे इल्लामा इकबाल ने बताया कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा कम से कम दुनिया की इमामत का। तो दुनिया की इमामत करनी है हमें। We are going to be the world leaders and this is something that we have to achieve. मैं जैसे अभी बता रहा था कि अभी मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। मेरे अभी एक हफ्ता पहले मुझे अपनी रिपोर्ट सबमिट करानी थी, और उसके बाद मैंने 50 के अराउंड मैंने रिसर्च पेपर मुझे पढ़ने पड़े, और उसको एक्सरसाइज करके उसमें क्या लिखना है, लिटरेचर रिव्यू एंड ऑल दैट। और मैं जब कर रहा था, लिटरली आई फेल्ट लाइक यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये। मैं पाकिस्तान में होता मैं आराम से बैठा हुआ था, मेरे पास नौकरी की कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे, भाई मैं क्यों अपने मुश्किल। तो डेफिनेटली मैंने यही चीज, फिर मैंने अपने बाद में अपने आप को यही कहा कि यार आई डिड नॉट चूज अ मीडियोकर लाइफ। अगर आप चूज करना चाहते हैं मीडियोकर लाइफ, इवन जर्मनी में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वास्ट मेजॉरिटी पूरी दुनिया के अंदर जो मीडियोकर लाइफ, मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट करती है। वो कहती है कि यार ठीक है, हम बस थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है, अपना मास्टर्स कर लिया सही है, और अपना हम किसी कंपनी में छोटी मोटी नौकरी कर देंगे, और फिर टुक टुक करते हुए हम लोग अपना मतलब रिटायरमेंट तक पहुंच जाएंगे।
थोड़ा हमारे पास पैसे जमा कर लेंगे, हम एक गाड़ी, घर, मकान ये सब कर लिया और बस दैट्स इट। जिंदगी का मकसद ये नहीं है, जिंदगी का मकसद इज समथिंग फास्ट मोर देन दैट। मार्क ज़करबर्ग एक वो कमेंसमेंट स्पीच दे रहा था, मेरे पास शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, इट वाज अराउंड 2017 या 2018 की बात है, और उसके अंदर उसने बड़ी अच्छी बात बताई। ये अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड, जो अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम चल रहा था, तो कैनेडी जो थे वो गए अपना मिलने के लिए, वहाँ पर देखने के लिए क्या प्रोसेस चल रहा है समथिंग। तो वहाँ पर एक समझ लीजिए स्पीकर था, वो उसको लगा रहा था, तो उससे उन्होंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो उस बंदे ने बोला, सर आई एम हेल्पिंग टू पुट अ मैन ऑन द मून। वो बंदा जो मतलब छोटा सा काम कर रहा है, उसके विजन दिमाग में ये है कि मैं एक बहुत बड़ा, आई एम पार्ट ऑफ समथिंग व्हिच इज way bigger than myself। मेरी एक छोटी सी जात से बहुत बड़ा मिशन है उसके अंदर है। आज आप पाकिस्तान में किसी बच्चे से पूछें कि भाई तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, तो वो यही कहेगा कि यार हमारी जिंदगी का मकसद जो है वो या नौकरी कर लेंगे, हम एक नौकरी मिल जाए हमें, या हम इंजीनियरिंग की डिग्री ले लें, हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। इवन बाहर जाने के बाद भी यहाँ पर आकर लोग इसी वे आउट कर रहे होते बहुत ज्यादा चीजों के अंदर, और कोशिश कर रहे होते कि यार किसी तरीके से बस हम अपनी जिंदगी चला दें। और वो है, आप जितने इदारों के अंदर आज पाकिस्तान में देखिए, यही सबसे बड़ा अलमिया है कि वो सिंपल ये कहते हैं कि यार इट इज नॉट माई जॉब। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो है वो मेरा काम नहीं है। आप एक छोटे बंदे से, चपरासी से लेकर आपका एक प्रेसिडेंट तक या मुकामी स्टाफ तक, तो सबका यही हाल है कि वो ये कहेगा कि यार इट इज नॉट माई जॉब, अपना बस जब तक नौकरी चल रही चलाओ जितनी हद तक, और फिर उसके बाद अल्लाह फैसला का फिर हम छोड़ देंगे। कोई भी ऐसा बंदा नहीं आ रहा कि यार वो बोले कि यार मैं जो हूँ मतलब समथिंग आउटस्टैंडिंग करूँ। जैसे लीडर थे सिंगापुर के, दुनिया में ऐसी बेशुमार मिसालें आपको मिलती हैं, और उनमें से एक मिसाल मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ उनको, और आपको मैं सबको रिकमेंड करूँगा वीडियो देखते हैं कि आप जाएँ यूट्यूब पे और ली कुआन यू, LEEQUANYEW, ली कुआन यू सिंगापुर के फाउंडर थे, थे और एक प्रेसिडेंट लगे थे वहाँ के, और उन्होंने सिंगापुर को एक आसमान का गरीब वाले मुल्क से उन्होंने उठाकर, आप कभी बिलीव कर सकते हैं, आज आपको कोई बोलेंगे सिंगापुर में एक टाइम था, आज से कोई 50 साल पहले सिंगापुर के दुनिया हुआ करती थी, वहाँ पक्के मकान नहीं था, वहाँ पर बहुत सारे मसाइल थे, और उन्होंने आकर सबसे पहले अब जो प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम को एनालाइज किया। और प्रॉब्लम ये थी, जैसे आज भी हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं तो हमें भी प्रॉब्लम एनालाइज करने की जरूरत है। जो प्रॉब्लम उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने ये कहा कि सिंगापुर एक छोटा कंट्री है, और इस छोटे कंट्री के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम जो है, जैसे उनके पास, उन्होंने देखा कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कम है, तो हम कभी भी, और हमारा कंट्री का साइज भी छोटा है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर गुजारा नहीं कर सकते और मास प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। उन्होंने बड़ी बहुत एक फैसिनेटिंग बात थी, ये कौमों को बहुत टाइम लगता है इस चीज को समझने के लिए, और उन्होंने ये फैसला किया 60 साल पहले सोचे, और उन्होंने ये फैसला किया कि भाई सिंगापुर करेगा हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज दुनिया के अंदर चाइना जो करता है या बांग्लादेश जो कर रहा है वो कर रहा है मास प्रोडक्शन। जैसे आपको 5 यूरो की आपको छठे बना के दे देगा, बहुत सस्ती और बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर, उस एक उसके ऊपर, एक शर्ट के ऊपर वो कुछ सेंट कमा रहे होंगे। लेकिन सिंगापुर जो है वो एक सुई बनाएगा या फिर एक ऐसी कोई चिप बनाएगा या एक सेमीकंडक्टर बनाएगा और उसको कई $100 के अंदर बेचेगा। तो बहुत बड़ी इसके अंदर ये डिफरेंस है। आज भी पाकिस्तान के अंदर, आज भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वैल्यू इकोनॉमी में, हम किसी चीज में कोई वैल्यू एड नहीं कर रहे हैं। हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं सामान, उसका बस नाम बंदी करते हैं, डिब्बे में पैक करते हैं, बोलते हैं ये ले लो। आप देखिए जैसे पाकिस्तान का राइस जो है, आपको शायद पता हो, इंडिया ने इसका पेटेंट लिया हुआ है, और बासमती राइस पाकिस्तान बेच नहीं सकता, पाकिस्तान इंडिया बेचता है, वहां से बिकता पूरी दुनिया में। इसी तरह किलर का, जिसको हिमालयन रॉक सॉल्ट कहा जाता है, मिनरल से भरपूर है और बाहर की तरह ज्यादा बिकता है, यहाँ पे बिकता है। पैसे पर केजी के हिसाब से पाकिस्तान से इंडिया एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि वहाँ पेटेंट लिया है। वही वाली बात है कि विजन है, समझ है, और वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में ये नमक खाया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल्स
मौजूद हैं आपकी सेहत के लिए, आपकी एग्जैक्टली यही चीज है के लिए। मैं इनफैक्ट इवन के अभी जैसे मैं एक मूवी पहना हुआ हूँ तो इसके अंदर एक स्टोन है, पाकिस्तान के अंदर स्टोन की माइनिंग होती है। तो एक मैं साहब से मिला तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप स्टोन के बारे में जरा बताएं, आप अपना क्या करते हैं, वो स्टोन का काम करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि मैं किलो के हिसाब से खरीदता हूँ। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने पूछा कि कितने रुपए किलो होता है, तो उन्होंने बोला कि 10 यूरो 15 यूरो इस तरीके से, मतलब किलो। बड़ा बड़ा पत्थर, इतना वैल्यूएबल पत्थर जो है, आप अगर लॉटरी को देखें या दुनिया की जो डायमंड की कंपनी को देखें। अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है कि डायमंड जो था पुराने वक्तों में, आज से तकरीबन कोई 70 साल ऑलमोस्ट समझिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पहले तक लोग डायमंड इस्तेमाल करते थे। डायमंड वॉज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी थिंग और कोई इसमें वो नहीं। तो उसकी डायमंड की पूरी एक ब्रांडिंग करी है। मेरे ख्याल से मार्शल नाम की कंपनी वहाँ पर कंपनी ने बेसिकली राइट ले लिए थे इंडिया के अंदर जो डायमंड की एक्सपोर्ट होगी और डायमंड का जो मतलब सप्लाई चेन है उनको वो कंट्रोल कर रहे थे। और वो सप्लाई चेन को कंट्रोल करके मतलब आर्टिफिशियली प्राइसेस जो है वो डायमंड के थ्रू इन्फ्लेट हुई है। और आज भी डायमंड की प्राइसेस पूरी दुनिया में इन्फ्लेट हुई है। एक एकदम छोटा सा पत्थर, मतलब एक मतलब वो क्या करता है मुझे बताइए आप। डायमंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर आपको जाकर इस्तेमाल होना हुआ है, वरना कोई इसकी कोई खास नायाब चीज नहीं है। लेकिन ज्वेलरी के अंदर, ज्वेलरी इंडस्ट्री में उसको लेकर आना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसमें वैल्यू एड करना, तो ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने करके दिखाया। ये चीज अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर रहे। हम अभी भी वो ये है कि हम के हिसाब से समझ पूरा ट्रक भर के चावल जा रहा होगा। अब इवन अगर चावल ही बेचना है उसको अगर छोटी पैकिंग करके, लेट्स से अगर आप अपना मतलब उसको छोटे साइज का पैक करके आप उसको रिटेल बंदे को डायरेक्ट आप बेचना शुरू करें, रिटेलर को बीच से मिडिल मैन हटा दीजिए, आप उसको क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्रूव कर दें, तो वही चीज़ जो है वो आप उसको कई गुना महंगा बेच पाएंगे। लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान को डेफिनेटली हाई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ता है। और ये आप हम पाकिस्तानी तमाम दिमाग में बिठा लें, देखिए आपसे कहता हूँ हुकूमत अभी कुछ नहीं करेगी। ये चीज़ आप रियलाइज कर लें, हुकूमत कुछ नहीं करना, टीचर्स आपके वालिदैन भी डेफिनेटली और यूनिवर्सिटी चलें, कोई भी आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। यू हैव टू डू इट ऑल बाय योरसेल्फ, ये चीज़ है। और एक और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि सबको जो हमारे देखने वाले हैं इनको आप ये भी बताएं कि जो अंडर 30 2018 जैसे अभी 2019 के अंदर फरहान कह रहा हूँ, ये अहमद रऊफ ईसा जो कि इसको टेलीमार्ट के C2O हैं, उनको वो तो पूरी दुनिया में दिखाया। तो मैंने कहा मैं ये भी बता चलूँ कि माशाल्लाह आप भी इसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं और पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो माशाल्लाह आपका नाम भी आया है। तो लोगों को इसके बारे में भी आप बताएं और कोई लिंक वगैरह तो मुझसे शेयर करें ताकि मैं लाइव तो बेसिकली शेयर करूँ ये बुक के बारे में कि इसमें आप आए। अगेन इट्स एन ऑनर फॉर अस, और खास करके बैरिया, माई सेल्फ और जितने आपके टीचर्स हैं उनके ऊपर, तो इसके बारे में लोगों को बताएगा। तो यही है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन यही है वो लिस्ट निकालते हैं अपनी हर साल 30 के अंदर, और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो 2018 के अंदर जो लिस्ट थी उसके अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ देम। और तो इन्होंने यानी कि मुझे एक दिन उसका बंदे ने अप्रोच किया हांगकॉन्ग से, और उस बंदे ने बोला कि हम फोक 30 के एडिटर्स हैं और हम आपको एक ग्रुप देना चाहते हैं इसके अंदर। तो मेरे मल्टीपल उन्होंने सवाल वगैरह पूछे थे उसके बारे में। मैंने एक लिंक सर आपको शेयर कर दिया है, तो आप चाहें तो लोगों से ये फर्दर ऑन आप शेयर कर दें ताकि ये प्रोफाइल जाके मेरी पढ़ सकते हो आप लोग ये उसके बारे में। और ये मैं आपका नाम भी देख रहा हूँ कि जो फोक की एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर है आपका नाम, और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। और ये बेकायदा मैं इस वक्त फोक की वेबसाइट पे हूँ और वहीं से मैं ये लिंक करके शेयर कर रहा हूँ, जिसमें माशाल्लाह आपकी तस्वीर हुई है जिसको आपने मलका से अवार्ड लिया है, और मैं यहाँ पे ये शेयर भी कर रहा हूँ। सर बिलाल भी आ गए, शायद आपने इनसे ही पढ़ा होगा। जी सर, असल में मेरा जो FIP था वो मेरे FIP के एडवाइजर थे। अच्छा, बिल्कुल चलिए ये मैं आपको शो भी कर देता हूँ, तो इसमें ये शेयर भी हो जाता है।
सो यही चीज है। तो मैं आपसे यही बता रहा हूँ आपको कि जो चीज रियलाइज करने की जरूरत है हमारी, मेरे ख्याल से ज्यादातर ये स्टूडेंट्स देखेंगे या फिर अपनी जो अपनी करियर के अंदर वो लोग अपना ये देखेंगे, और आप ये चीज रियलाइज करें कि तरक्की करने के लिए डेफिनेटली आपको पूरी दुनिया में जाना पड़ेगा। आप सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के तरक्की नहीं कर सकते। लोग समझते हैं कि यार हम जो है पाकिस्तान में बैठ के सब कुछ कर लेंगे। मैंने वही बात करी आपकी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए ना आपको उधर जाना पड़ेगा जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, और कैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कैसे चल रहा था, उसको चीज को लाकर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। याद रखिए चाइना ने भी उसी वक्त तरक्की करी जब चाइना फ्री ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हिस्सा बना और दुनिया के लिए फ्री ट्रेड उसने खोल दिया। रूस जो था वो अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी दुनिया के लिए नहीं खुला हुआ था। उनकी इकोनॉमी जो थी हमेशा से कि भाई हम जो भी करेंगे सोवियत यूनियन के अंदर ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। और आप देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी के अंदर रशियंस जो है वो बेचारे आज तक एक मतलब सोवियत यूनियन जो है वो एक अच्छी कोई गाड़ी नहीं बना पाए, कोई एक कंज्यूमर गुड नहीं बना पाए, और चाइना पूरी कंज्यूमर मार्केट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर आज नाम अपना रखता है। इवन आप अमेरिका की मिसाल बिल्कुल दुनिया में चाइना की जो ट्रेड है, अगर ये कोविड नहीं आता तो ये 2020 के अंदर भी चाइना मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होता है, जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा होता। इवन आप आईफोन ही देख लेना, आईफोन उठा के देख ले क्या लिखा हुआ है उसके पीछे, अगर कभी खोल के देख लें तो उसके ऊपर लिखा हुआ है पावर्ड और टेक्नोलॉजी बाय एप्पल। वो डिजाइन किया गया कैलिफोर्निया के अंदर और मैन्युफैक्चर किया गया है बाय चाइना। एग्जैक्टली टाइम तो हमारा माशाल्लाह खत्म हो ही चुका है, लेकिन मैं जरा बात करूंगा आपकी करंट रिसर्च के बारे में, ठीक है। फिर मैं थोड़ा देना चाहूंगा एडवाइस, क्योंकि असल में थोड़ा सा जो मेरा अपना एक मानना है कि रिसर्च के हवाले से कि भाई FIP क्या है, रिसर्च है, स्टार्टअप क्या है, ये रिसर्च है, लोगों को समझ में नहीं आती। वो समझते हैं भाई ये अलग चीज है। मेरा ये अपना जाती पर्सपेक्टिव है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि स्टार्टअप इज नथिंग, इज अबाउट रिसर्च। PhD क्या है, इज अबाउट रिसर्च। MS क्या है, इज अबाउट रिसर्च। आपकी जितनी बड़ी बड़ी कंपनी की इनोवेशन होती है, इज ऑल अबाउट रिसर्च। रिसर्च में भी वही फॉर्मूला लगता है, या तो हारते हो या जीतते हो, सॉरी या तो जीतते हो या सीखते हो, या तो लर्निंग होती है या फिर आप सक्सेस होते हो। तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें हमारे अपनी रिसर्च के बारे में बता के। देखिए सबसे पहले मुझे एक चीज, हाँ मैं स्टूडेंट जितने भी बैठे हुए हैं, चाहे वो अभी आप लोग फाइनल सेमेस्टर में हो या आप अपने पहले सेमेस्टर में हो या फिर अभी आप यूनिवर्सिटी जाने की बात कर रहे हो, कोई भी किसी भी लेवल के ऊपर इट डजंट मैटर, देयर इज ऑलवेज टाइम, और आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर पीछे रह गए हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कीपिंग इन माइंड कि अगर आप विलिंग है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हर चीज को करने के लिए डेफिनेटली एक टाइम चाहिए होता है। अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज आगे चल के अचीवमेंट करी, तो मेरी ग्राउंड यानी कि जो बेस थी वो मतलब बन चुकी थी। जैसे बिल्डिंग खड़ी करने के लिए भी आपको पहले पिलर के लिए खड्डा खोदना पड़ता है, फिर होता है। अब वो खड्डा खोदने के लिए टाइम चाहिए आपको, तो वही यानी कि टाइम, अगर आप विलिंग टू इन्वेस्ट योर टाइम एक तो ये आपकी मोटिवेशन की बात करनी है। दूसरा ये चीज है कि आपने ये रियलाइज करना है कि किस सेगमेंट के अंदर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। नंबर वन, लेट्स से जैसे अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप पहले ही देखेंगे किस नौयत का काम होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं वो इनवैलिड है पाकिस्तान के लिए। जैसे कोई चिप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, उसकी चीजें या उसकी पढ़ाई जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अभी नहीं तो मसला आ जाता है। तो आप अपने आप को हमेशा विजन डालें बाहर का, कि भाई जैसे यूरोप के अंदर अगर लेट से मैंने बैचलर जिसकी आंख कर लिया, मुझे मास्टर करने जाने हैं, PhD करने बाहर जाना है, या मुझे ऐसी रिसर्च करनी कि बाहर की मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में काम कर सकूँ, तो उस पार्ट पे मैं कैसे जा सकूँ। तो ये रिसर्च है उसका बहुत बड़ा पूरा एक पैटर्न है। जैसे मैं एक मिसाल लेता हूँ हाइपोथेटिकल, तो एक बंदा जो बैचलर कर रहा है वो क्या कर सकता है। सबसे पहले आप ना मतलब रिसर्च की इंटर्नशिप जो है वो आती है, बहुत सारी बाहर की कंपनीज होती हैं और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो इंटर्नशिप दे रही होती हैं और वो फुली फंडेड होती हैं, तो उसमें आप जरूर जा सकते हैं। इनफैक्ट इंडियन बहुत ज़्यादा जाते हैं। मैं अमेरिका में इंडियाना यूनिवर्सिटी में था, तो रमज़ान के टाइम पर मैं मस्जिद में गया, तो मुझे एक इंडियन मिल गया वहाँ पर, तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ही टोल्ड मी कि यार वो भी कोई 30 से 34 सेमेस्टर के अंदर था और वो अपना समर यहाँ पर समर रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम करने के लिए आया था, समर रिसर्च इंटर्नशिप।
ये गूगल के अंदर आप सर्च करिए, दुनिया की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो करती हैं, और उसके अंदर सिंपल तरीका यही है कि आपने प्रोफेसर को जो भी रिसर्च कर रहा है, लेट्स से कोई बंदा जो है वो एआई के अंदर रिसर्च कर रहा है, एआई बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर भी एक सेगमेंट आप तलाश करें और इस बारे में रिसर्च आप पढ़ें, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, फिल्में ना देखें, मतलब रिसर्च आर्टिकल पढ़ें और डॉक्यूमेंट्री देखें, ताकि आपको पता चले कि दुनिया में हो क्या रहा है। और फिर हो सकता है कि कोई एक ऐसी चीज आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, यार दिस इज समथिंग व्हिच आई एम इंटरेस्टेड इन, उसके बारे में मजीद पढ़ें। और जिस यूनिवर्सिटी में आप उसे प्लान करते हैं या आगे चल के रिसर्च करियर बनते हैं, तो इस फील्ड के अंदर कौन कौन रिसर्चर मौजूद है, और उन रिसर्चर जैसे कुछ तो बहुत प्रोमिनेंट रिसर्चर्स होंगे, कुछ होंगे जो मतलब इतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे। आप हर किसी को अप्रोच करें, उनके साथ कोलैबोरेशन करने की बात करें, उनसे सीखने की बात करें, मतलब एज अ रिक्वेस्ट बी अ छोटा, मतलब आप ये समझ लें कि भाई मैं एक छोटा बनना चाहता हूँ आपका, आपकी सुपरविजन में मैं सीखना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं। कोरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं, चाइना में ऐसे प्रोफेसर हैं, जर्मनी में प्रोफेसर हैं, अमेरिका, पूरी दुनिया बड़ी बड़ी है, उनको काम चाहिए, बंदे काम करने वाले बंदे चाहिए। अगर वो ये चीज देखते हैं, आपको जरूरी नहीं कि स्किल्स आनी चाहिए, डेफिनेटली स्किल चाहेंगे तो आपको ज्यादा चांसेस हैं एक्सेस करने के, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर ये चाहत है कि आप ये बोले कि यार मैं कर लूंगा और मुझमें बड़ी वो ख्वाहिश है पढ़ने की, तो वो आपको डेफिनेटली उस चीज के लिए आपको रिकमेंड करेंगे और आपको हायर कर लेंगे। तो ये चीज करने की जरूरत है। तो पहला अभी मैं आपको बता दूं, आप सेगमेंट तलाश करें कि किस सेगमेंट के अंदर, किस जगह के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे अभी जो है, हम अभी तक एआई कर रहे हैं, हम एक चीज नहीं कर रहे, वो भी क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में मतलब उसका दुक्का बस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही है और छोटे मोटे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ काम नहीं हो रहा है। जो प्रॉपर प्योर रिसर्च होती है वो नहीं हो रही होगी, तो वो एक बहुत बड़ी फील्ड है। आने वाले वक्त के अंदर आप देखिएगा कि कुछ सालों बाद क्वांटम कंप्यूटिंग मेन स्ट्रीम में आ जाएगी, और ये जितनी चीजें हैं वो सब मतलब इतनी ज्यादा इतनी प्रायोरिटी नहीं होगी उनको। इनफैक्ट इवन कल ही मेरे यहाँ पर मेरे एक दोस्त है, जिससे मेरी बात हो रही थी, तो ही टोल्ड मी के मतलब ही अप्रोच अ प्रोफेसर टू वर्क एज मतलब उसने अपना मास्टर्स कर लिया, तो वो एज अ रिसर्चर काम करना चाहता था, पीएचडी परस्यू करना चाहता है टीचर के साथ। So that teacher asked him, that basically professor, sorry, we to call him teacher, that professor asked him कि quantum computing के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, would you be interested in that? So उसने बोला कि ठीक है, मैं अब देखना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। So ये चीज़ है, इस तरीके से आपने देखना है। और यही चीज़ है कि दो फील्ड है साइंस के अंदर, एक है अप्लाइड साइंस और एक है रिसर्च। रिसर्च के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च में भी मतलब डिफरेंट तरीके की रिसर्च है, लेकिन जनरल रिसर्च का एक कॉन्सेप्ट होता है, यू आर स्टडीइंग अबाउट समथिंग और उसकी एप्लीकेशन के बारे में आप इतना नहीं सोच रहे, उसके बिजनेस पर्सपेक्टिव के, उसको बिजनेस बेसिक नहीं बनाते आप। अप्लाइड साइंसेज जो होती है वो हमेशा बात करती है कि आप इसकी बिजनेस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। जैसे लेट्स से मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, ये प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिहाज से पढ़ूं तो वो होगी अप्लाइड साइंस, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई हो रही है ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, दैट इज अप्लाइड साइंस। सो ये आप दोनों तरफ जा सकते हैं, अप्लाइड साइंसेज की तरफ भी आप जा सकते हैं आगे चलकर, और आप अगर चाहते हैं कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ तो आप एज अ रिसर्चर भी उसके अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी चीज़ है, जो भी हम टेक्नोलॉजी आज इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इवन की कोई थ्योरी होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो कभी ना कभी किसी न किसी ने उस पर रिसर्च करी होगी। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल पढ़ें, जैसे और जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे नॉटिंगहैम यूनिवर्सिटी है, आपकी ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, इनके बहुत सारे कॉन्टेंट जो है आप अपना आप वक्त बर्बाद नहीं करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इन रिसोर्सेज को जितना अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकें वो है करें, और अप्रोच करें डेफिनेटली लोगों को। आप जैसे किसी का रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं और आपको समझ में नहीं आ रही कोई चीज़, तो उसमें ईमेल दिए हुए होते हैं लोगों ने जिन्होंने लिखा होता है, उनके साथ एक आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनको बोलें कि यार आप मुझे आधा घंटा दे सकते हैं लेट से किसी दिन, तो आप उनके साथ मिल रहे हैं, और इवन यू कैन प्रपोज दिस सजेशन कि आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं उनके साथ, या फिर आप उनके साथ प्रोजेक्ट को काम करना चाहते हैं। वन थिंग लीड्स टू अनदर, और इस तरीके से जो अपनी झिझक है, अपनी जो चीज़ है वो अपनी हटाएं। मैं अपनी जिंदगी के अंदर मैं काफ़ी जगहों के ऊपर मैं यही करता था कि जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता था, मैं लोगों के पीछे चला जाता था, मैं पूछता था भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या है, कौन सी चीज़ें हैं एंड ऑल दैट, और मोस्टली 99% ऑफ द टाइम लोग आपको अच्छा या पॉजिटिव फीडबैक नहीं देते,
लेकिन दैट शुड नॉट मतलब स्टे यू अवे फ्रॉम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने जो बात कही मैं एग्री करूंगा इस बात से। और जो लोग भी देख रहे हैं, और ज़ाहिर बात आपकी क्लास फेलोज भी इधर होंगे, कुछ जूनियर्स भी होंगे, कुछ सीनियर्स भी होंगे, और ऑब्वियसली इट्स रिकॉर्डेड सेशन, तो ये मैं लिंक दूंगा तो और लोग बाद में भी देखेंगे। तो खैर तारीफ कहते हैं पीठ पीछ हो, लेकिन मैं मुँह पे कर रहा हूँ आपके, वो ये कि आपको अगर याद हो, ये फैज़ान का मैं आपको बता दूँ, बीइंग ए टीचर, नो डाउट ये बहुत सवालात करते थे, और यकीन करें मैं उन टीचरों में से हूँ कि जितने सवालात करो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ये होता है कि यू कैन नॉट बी 100% ऑल द टाइम, यू कैन नॉट बी परफेक्ट। जितना सब्जेक्ट आपको अच्छा आता हो, ग्रिप हो, हर वक्त हर सवाल का जवाब आपके पास नहीं हो सकता। मैं उसका ज़्यादा लर्निंग करता था, इनके माशाल्लाह बड़े सवालात आते थे और मैं इनकरेज करता था, जबकि इनकी ई क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इनको थोड़ा सा डिस्करेज करते हुए उन सवालात का मजाक उड़ाते थे। तो ये जो भी फैज़ान ने बात कही है बड़ी सक्सेसफुल बात है कि आप सवालात पूछें, भले लोग उसको एक्सेप्ट करें नहीं करें, आपका मजाक उड़ाएं, आपको कुछ भी कहे, आपने अपनी बात पूछनी है, अपना सवाल पूछना है, अपना जवाब दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे तो इट्स अ गुड थिंग। और आखिर में सर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू ओनली गेट व्हाट यू नेगोशिएट। आपका जो हक है वो आपको नहीं मिलेगा, जो आप या तो तलवार की जोर पे ले लें या फिर आप अपना किसी को कन्विंस करके ले लें, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स जो है वो उसको बेहतर से बेहतर करें। जब आप किसी के पास जाते हैं नेगोशिएट करने के लिए, हम एक सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, वो नेगोशिएशन होती है। हम गाड़ी चलाते हैं, एक चौराहे पे खड़े होते हैं, यार अगले वाले बंदे को हमने जगह देनी या हम खुद आगे गाड़ी चलाएंगे, एक नेगोशिएशन है। हम दिन में 1000 मरतबा नेगोशिएशन कर रहे होते हैं। तो अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करते चले जाएं। और ये पूरा मतलब मैं काफी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ मुल्कों में गया हूँ और मैं काफी ज्यादा मुसलमानों के डिफरेंट जगहों से इंटरेक्शन करी, पाकिस्तानियों से मैं पाकिस्तान में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है मैंने, तो मैंने यही ऑब्जर्व करा है कि हम मुसलमानों के इन जनरल और पाकिस्तानी के स्पेसिफिकली हमारी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत वीक है। हमें बहुत ज्यादा हमें ये होता है कि जैसे अगर हमें बॉस से कहे कि यार कंपनी का नुकसान हो रहा है, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, अब बोलेंगे शुक्रिया सर कोई मसला नहीं है। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आप अपनी मतलब ना कन्विंस करने की कोशिश करें कि भाई किस तरीके से मैं कन्विंस कर लूँ, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए मैंने पाकिस्तान से मैंने अप्लाई किया था जॉब के लिए, जिस कंपनी में आज मैं काम करता हूँ ऑल्ट्रॉन में, और मैंने पाकिस्तान में इंटरव्यू दिया और मैंने पाकिस्तान से ही सब कुछ हुआ, मुझे पाकिस्तान में ऑफर आया, मुझे कोई यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन द कंपनी वाज विलिंग टू डू ऑल दैट फॉर मी। व्हाई? बिकॉज मैं उनको कन्विंस कर पाया उस चीज के अंदर। बहुत सारी और भी कंपनीज थी जिनको मैं कन्विंस नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम एक को मैंने कन्विंस कर लिया और वो मेरे ये चीज हो गई। और ये चीज आप डेफिनेटली देख लीजिए, जैसे इलामा इकबाल का एक शेर है जिसके बारे में ये कहते हैं कि कमजोर का कोई दोस्त नहीं होता। आज अगर हम पूरी दुनिया के अंदर अगर जलील हो रहे हैं, मैं आई एम वेरी बीइंग ब्लंट है, आज हम पाकिस्तानी या मुसलमान अगर जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो उसकी वजह यही है कि हमारे अंदर कमजोरी है। और कमजोरी इस वजह से क्योंकि हमारे पास वो टूल्स नहीं है। जैसे आज अगर हम बात करें मीडिया हाउसेस की, तो एक भी मीडिया हाउस नहीं है, कोई प्रोमिनेंट मीडिया हाउस। आपको CNN, BBC, डॉयचे वेल ये सारे मिलते हैं। रशियन टाइम्स रशिया वालों का, CCTN चाइना वालों का है, लेकिन पाकिस्तान का कोई मीडिया हाउस नहीं है। हमारे पास कोई लॉ फर्म नहीं है। आप जितनी बड़ी लॉ फर्म देख लें, सारी जो है उनमें से कोई भी पाकिस्तानी लॉ फर्म आपको नहीं मिलेगी। फर्दर ऑन इवन जो बॉडीज हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देख लीजिए, वहाँ पर कितने जज पाकिस्तानी है, कोई भी नहीं है। इस तरीके से आप वर्ल्ड बैंक के अंदर देख लें, IMF के अंदर देख लें, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देख लें, कोई भी एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन नहीं है इस वक्त जो आप कहें कि इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल फोरम में या इंटरनेशनल बैंकिंग के अंदर इतना आगे है या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर कर रहा हो। तो ये सारी जो जगहें हैं हमने जब छोड़ दी हैं, तो डेफिनेटली फिर हम जलील होंगे और वो बात होगी। और याद रखिए कि जो हम डिफेंस की बात करते हैं या फिर उसके लिए भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। आज अलमिया यही है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर के साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इतनी आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिल रही जितनी हमारे पास हमें मिलनी चाहिए, और उसकी वजह यही है कि हम काम करना नहीं चाह रहे। तो आपको मैं यही सबको मैं यही कमी करूँगा कि आप अपना जिंदगी का मिशन बना लें कि आपने जैसे लेट से अगर पाकिस्तान के लिए काम करना है या आपको नहीं भी करना, अपनी जिंदगी बेहतर करनी है, तो आपने अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान से निकलना पड़ेगा,
आपको पूरी दुनिया में जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ जाएं आप, जहाँ हो करें। बहुत सारी पाकिस्तान ने आज जितनी भी कामयाबी अगर हासिल कर ली है, आप दूसरी जगह को भी देखते हैं, जैसे इवन कि अगर आप कैनप, कराची के अंदर कैनप का प्लांट है अगर, तो वो फ्रेंच की मामले से हमने बनाया था। और बहुत सारी, जैसे अगर कराची स्टील मिल की बात करें, पाकिस्तान स्टील मिल, तो वो रशिया की मदद से हमने बनाया था। आज अगर सी पैक बना रहे हैं तो चाइना की मदद से बना रहे हैं। आप ये खुद देखिए कि हमारे घर में, यानी कि पाकिस्तान के अंदर हमें लोग नहीं मिलते जिनके पास एक स्किल सेट हो कि वो एक न्यूक्लियर प्लांट लगा सकें या फिर एक सी पैक की रोड बना सकें। तो ये चीज़ है, तो हमें स्किल सीखना पड़ेगा, और स्किल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मुझे बहुत अफसोस होता है ये देखते, मुझे बहुत दुख होता है दिल से कि मैं जब बहरिया के हमारी यूनिवर्सिटी के भी बच्चों को देखता हूँ, बेचारे मोबाइल फोन कवर और बिरयानी और इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं और इस तरीके के अजीबोगरीब तरीके के स्टार्टअप कर रहे हैं। बुराई कोई नहीं होनी है, डेफिनेटली अगर आपको रिस्क हलाल मिल रहा है और आप अच्छा काम कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये रियलाइज करें कि आप में और एक बिरयानी वाले में क्या फ़र्क है, रह जाएगा ये चीज़ है। जैसे एक मैं लास्ट में बात कहूँगा कि मेरे केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे, तो वो एक दफ़ा एक नाई के पास गए, तो वो नाई वाले ने पूछा कि आप कितने पैसे कमाते हैं, तो उन्होंने बताया मैं कोई 70,000 रुपये तक कमा लेता हूँ महीने के अंदर। तो उसने बोला कि भाई कौन सा कमाल कर लेते, यहाँ पर 65,000 मैं भी कमा लेता हूँ बाल काट के, तो आप में उसमें क्या फ़र्क हो जाएगा। तो यही सोच है, आप देखिए कि सक्सेस को सिर्फ मनी से क्वांटिफाई कर रहे हैं, ये गलत है। एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक अगर नाई जो है 70,000 कमा रहे और एक केमिस्ट्री का टीचर अगर 70,000 कमा रहे, दे आर नॉट द सेम, क्वांटिफाइबल नहीं है ये चीज़। इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। सो ये चीज़ है, आपको मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि वो है। और याद रखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है। आप अपनी एफर्ट लगाएं किसी काम के अंदर, आपको अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। यही अपना 60 की दिहाई के अंदर हमारे यही मुल्क था, पाकिस्तानी था, जो कि बेतहाशा तरक्की कर रहा था, और हमारी PIA दुनिया की वन ऑफ दी फ्यू एयरलाइंस थी जो कि जेट एयरक्राफ्ट चला रहे हैं। दुनिया की गल्फ और इस तरह की मुख्तलिफ एयरलाइंस को पाकिस्तान ने सेटअप करके दिया है। एग्जैक्टली, इवन जो ये आप आ जाते हैं PIDC के, अगर आपने नाम सुना हो, तो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का पूरा नाम है। तो ये एक इदारा है जो कि इंडस्ट्री सेटअप करने में मदद करता है। तो इनके पास से आई गेस अराउंड 60s के अंदर कोरिया से, साउथ कोरिया से, कोरिया साउथ कोरिया अलग होते, तो साउथ कोरिया से एक पूरा वफद यहाँ पर आया था, और वो आकर हमसे पूछता था कि आप हमें कंसल्टेंसी करें, आप हमें बताएं कि हम किस तरीके से साउथ कोरिया में इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और इस तरीके से आज देखें आप साउथ कोरिया कहाँ पहुंच गया। साउथ कोरिया की एक दो कंपनी सैमसंग, LG, उनका बजट जो है वो हमारे नेशनल बजट से ज्यादा है। उनकी कंपनी, जो चंद कंपनियां उनका जितना पैसा कमाती हैं उतनी हमारी GDP के बराबर वो पैसा कमाती हैं। सो ये आप रियलाइज करने की जरूरत है। हम बहुत पीछे रह चुके हैं दुनिया के अंदर। हम पुरानी कहानियां सुनकर पाकिस्तान पहले ऐसा था, बहुत अच्छा था, बहुत मामला था, उससे हम अब ज्यादा दिन तक नहीं सर्वाइव कर सकते। नाउ वी हैव टू डू समथिंग अबाउट आवरसेल्फ। हुकूमत को छोड़ दें, हुकूमत ने कुछ नहीं करना, जो करना है आपने खुद करना है। अब अगर आपने अपनी जिंदगी खुद करनी है, आपने खुद करना है। अगर आपने पाकिस्तान की मदद करनी है तो आपने खुद करना है, ना कोई आर्मी मदद करेगी, ना फिर गवर्नमेंट मदद करेगी। आई एम वेरी ब्लंट हियर, आई एम बीइंग वेरी ओपन हियर। सो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी मदद आप, जो लोग अपनी मदद नहीं करते तो खुदा भी जाहिर सी बात है वो एग्जैक्टली, हाँ यही है। मैं एक बात कहूँगा, मैं जब शुरू में था, मैं असल में क्रिश्चियन स्कूल गया, मैं कैथोलिक स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई 10 साल। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जैसे हमें तो बताते हैं ना जैसे कि भाई हम मुसलमान हैं तो हम चोजन वन हैं, अल्लाह ताला हमेशा मेरी मदद करेगा। तो मैं ये जब देखता था मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती थी कि यार मैं तो मुसलमान हूँ और मुझसे ज़्यादा नंबर ये किसी नॉन मुस्लिम को कैसे ले लिए। तो उसी का मुझे एक चीज़ रियलाइज हो गई, और ये चीज़ें नहीं रियलाइज होती आपको कि भाई अल्लाह ताला ने आपका ना कोई वो तरक्की का, ये कामयाबी का ना एक पैटर्न दिया हुआ है, और वो लॉज ऑफ नेचर है। वो लॉज ऑफ नेचर चेंज नहीं हो सकते। लेट से अगर कोई बहुत चीनी खाए और ये कहे कि मुझे डायबिटीज नहीं होगी, तो डायबिटीज होगी, तो आप जो करेंगे वो आप भरेंगे। ये चीज़ है, लॉज ऑफ नेचर बहुत अपना खतरनाक होते हैं, इसके अंदर कोई माफी नहीं होती।
जैसे हमारी इस्लामिक शरिया के अंदर तो माफ़ी है कि माफ़ कर दो और दरगुजर कर दो, लेकिन लॉज ऑफ नेचर में माफ़ी नहीं मिलती। अगर आप जैसे लेट से नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल होंगे। अब आप ऐसा नहीं कि आप अल्लाह ताला से दुआ करते रहें तो आप पास हो जाएंगे, या आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप यू आर बाउंड टू फेल। तो यही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज यहाँ पर जर्मनी के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको फंडिंग मिल रही है, बहुत स्टार्टअप का यहाँ पर भी बहुत स्टार्टअप का कल्चर है। तो मैं आपको ये बोलूँगा, एक्सप्लॉइट करें इन सारी चीज़ों को। टिकटॉक बैठ के और फजूल ड्रामे बैठ के देखने से बेहतर ये है, क्रिकेट देखने से। एक तो मुझे अच्छा नफरत है ऐसे क्रिकेट से कि भाई मतलब जिस कौम के ऊपर इतना डेप्थ चढ़ा हुआ हो, जिस कौम के पास पैसे नहीं हो, जिस कौम के पास ऐसा मसला हो कि भाई कराची में बारिश होती है तो पानी नहीं निकलता, हमें क्रिकेट देखनी चाहिए, हमें पीएसएल देखना चाहिए, या पीएसएल पे इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। हमारी प्रायोरिटीज आप देखिए ना, फिर अल्लाह ताला कैसे रहम करेगा उस कौम के ऊपर हुआ है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ इसराइल की। तो इसराइल का आप मुझे बताएं नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, लोगों को नहीं पता। इसराइल के अंदर कोई इतना, कोई ना क्रिकेट खेली जाती है, तो फुटबॉल भी तो बहुत फुटबॉल खेली जाती है, कोई इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। दे आर वेरी प्रैग्मेटिक, डाउन टू द बिजनेस, हार्डकोर। उनको पता है कि भाई अपना जो अभी करना है वो करके दम देते हैं। वो नहीं ये देखते कि भाई हमें अपना उसकी निकाल लेनी है, हमें वो करना है। तो वी हैव टू बी लाइक दैट। और अपने फाउंडिंग फादर्स हमारे कंट्री के, उनसे इंस्पिरेशन है। उसके अंदर इल्लामा इकबाल डेफिनेटली एक बहुत बड़ा किरदार है, लियाकत अली खान है, और आपके कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना है। आप उनकी लाइफ को स्ट्रगल देखें। आपको देखिए 1930 के अंदर जब इल्लामा इकबाल ने कहा कि सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम पीपल, तो लोगों ने बोला कि यार अजीब बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट कैसे तोड़ के अलग कर देगा, और उन्होंने करके दिखा दिया। आज हम सारी जिंदगी काम करते हैं तो हम हमारे लिए एक मकान, एक गाड़ी करना खराब हो जाता है, और ये हमारे माशाल्लाह से एंसेस्टर्स ने हमें इतना बड़ा मुल्क देकर दे दिया। तो क्या हम, उन्होंने इतना बड़ा मुल्क बना के दे दिया, क्या हम इसको ऊंचाई बुलंदियों को नहीं ले जा सकते? तो ये चीज़ है, इस चीज़ को हमें रियलाइज करने की ज़रूरत है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपका मकसद जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अपना इस तरीके से मैं कामयाबी हासिल कर सकूँ, ये चीज़ है। मुझे याद है मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मेरे पास सैटरडे संडे नहीं होता था। आई डू नॉट नो व्हाट सैटरडे संडे इज। मैं संडे को जाता था सैयद क्लास लेने के लिए, और फिर बाद में मैं अपना वॉलंटियर काम कर रहा था, अपनी बहुत सारी चीज़ों में एंगेज था, तो वो उसके लिए सैटरडे होता था। इनफैक्ट मुझे कभी कभार ऐसा होता था कि भाई मुझे किसी जगह पे इवेंट में जाना है, तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तो यूनिवर्सिटी से मैं इवेंट में जाऊँगा, और इस तरीके से बहुत मतलब मुश्किल से मैनेज करना पड़ता था, और मेरे पास कोई पैसे नहीं होते थे ज़्यादा, और बहुत सारी ये चीज़ें। मैं बेरी यूनिवर्सिटी में मतलब मैं 4 साल पढ़ाई करके मैंने देखा है कि फॉयर के अंदर और डिफरेंट जगहों के ऊपर वक्त बर्बाद करते थे, आपको लोग नजर आते हैं। आप अपनी वक्त बर्बाद नहीं करें, ये वक्त आपका वो मुझे याद है कि मेरा जितना टाइम होता था, या तो इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर में बैठा होता था, जो उनका माइक्रोसॉफ्ट वाला होता था इंक्यूबेशन सेंटर, वहाँ पर मैं होता था, या लाइब्रेरी में जाके मैं अपने लैपटॉप पर बैठ कर कोई काम कर रहा होता था, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई कर रहा हूँ, वो चीज़ है। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री की, जो भी आपके स्किल्स की ज़रूरत है, आपने पोर्टफोलियो एक्सेप्ट बनाना है, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इस वक्त आपकी पोर्टफोलियो होनी चाहिए। आप आउटसोर्सिंग कम्युनिटी के अंदर क्या काम कर रहे हैं, सॉरी ओपन सोर्स कम्युनिटी क्या काम कर रही है, उसके बारे में आपको एक पता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑल कंसंट्रेट ऑन। और सही कह रहे हैं, इसमें कोई की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान तो हम बात कर रहे हैं और जनरलाइज बात कर रहे हैं। उसमें यही है कि भाई अपने आप को फोकस करो, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। हर पाकिस्तानी जो हमें और वो उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है और चढ़ता ही चला जा रहा है। जहाँ हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस पे होना चाहिए, जिसमें एकेडमिया का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है, जिसमें इंडस्ट्री का भी किरदार हो सकता है, बिजनेसमैन का भी। और एनीवे, आपसे आज बात करके अच्छा लगा। आप लाइव थे हमारे साथ जर्मनी के लिए। माशाल्लाह हमारा सेशन तो वैसे तो तकरीबन 40 मिनट का था, और मेरे हिसाब से जो घड़ी भी एक क्लॉक नजर आ रही है कि हमने 1.5 घंटा हम क्रॉस कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड हेल्दी डिस्कशन विद यू, एंड इंशाल्लाह ताला हम आपको दोबारा कॉल करेंगे जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक अच्छी हमारी हेल्दी डिस्कशन रही जिसमें हमने बहुत सारे एस्पेक्ट से बात करी, इन जनरल बात करी कि हमने लोगों को ऐसा पॉइंट आउट नहीं किया, ये ज़रूर दिखाया कि रिवान जोड़ के जागो जागो। यही अल्लामा इकबाल ने काम किया था, मुसलमानों को जगाया था कि जागो जागो जागो। तो ये एक जागने वाली एक होना चाहिए चीज़, जिसमें
हम लोगों को इनिशिएट करते रहें और उनकी रेक्टिफिकेशन पे काम कर सकें और उनको मिरर जो है ना फेस जरूर दिखाएं, मिरर क्या है। ठीक है, तो एनीवे थैंक यू वेरी मच। सो लास्टली मैं आपको कहूँगा कि मुझे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं अपना नंबर भी आपको दे देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। बाकी कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो आपको व्हाट्सएप से ही कर लेगा, सॉरी लिंक्डइन से ही। मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मेरे पास है सर, मैंने अपना प्रोफाइल में शेयर आपने कर दिया है तो ठीक है, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया, आप दे दें। वैसे ही बहुत सारे लोगों के पास नंबर है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आप वो मेरा व्हाट्सएप ऑन है क्योंकि मैं आउट कंट्री हूँ, तो मेरे से लिंक कर दी डेफिनेटली। तो आप मुझे जब चाहें इसके ऊपर मैसेज आप कर सकते हैं और मुझे जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और तो आप मुझे इस बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यही है अपना, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अपनी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आए। ये नहीं हो कि आपको डंडा जब पड़े तो अभी आप काम करें। आप मतलब ये है कि जब एग्जाम सर पे आ जाए तब आप पढ़ाई करने जा रहे हैं। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। पहले से कंटिजेंसी प्लान आप बना लीजिए और हमारा दीन भी इसी बात का दर्ज देता है। और हमारे सारे बड़े भी अगर कामयाब हुए तो वो भी अपने सेल्फ डिसिप्लिन से हुए। काजी आजम को कोई ये जोड़ के नहीं कह रहा था कि भाई तुम मेरी बनाओ जाकर। he had this motivational force within himself। और यही चीज है। और आप आज हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लीडर की जरूरत है, हमें लीडर नहीं मिलते। तो लीडर नहीं मिलते, यू शुड बी बिकम अ लीडर। आप एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होने चाहिए। तो मैं यही कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे ये मौका देने के लिए। और आई होप मेरी बातों का फायदा होगा। ये बिल्कुल फायदा हुआ, क्योंकि मैं तो खुद प्रैक्टिकल लाइफ देख रहा होता हूँ। स्टूडेंट को भी हम समझा रहे होते हैं और लोगों को भी बता रहे होते हैं, तो इसमें बैरियर नहीं होता। ये पूरे पाकिस्तान के लिए हमने ये सेशन किया है। ठीक है, आगे भी हम सेशन करेंगे। जैसे मेरा कल जो एक सेशन है कि एक स्टार्टअप है, ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी से है, लेकिन उसमें अभी एक प्रोग्राम होता है जो पाकिस्तान में पता ही नहीं है किसी को, जो कि वाई कॉम्बिनेटर्स की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कि आपको पता है बैरिया में भी जब बना था जो इंक्यूबेशन सेंटर, तो ये बेसिकली इंस्पायर्ड बाय वाई कॉम्बिनेटर, ठीक है। तो उसके ऊपर उसने मास्टरशन लिया है, पूरी चीज़ें सीखी है, लाइफ चेंज हो गई है उसकी वहाँ से। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने प्रोग्राम उनका होता है हर साल जो आता है। तो इस तरह से थैंक यू सभी। इस वक्त सभी हसन आपको अमेजिंग माशाल्लाह कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया आपका बहुत। तो इस तरह से है फिलहाल। तो मैं बता रहा हूँ कि कल मैं उनके साथ सेशन करूँगा कल 6 बजे शाम में। तो हम इस तरह के लोग लाते रहेंगे। कोशिश तो करेंगे बैरिया के हीरे मोती लाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने एक से हीरा रखा है, जवाहरात रखे हैं, लेकिन वो है कि वो बहुत सारे हीरे निकल के जो है वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करना पड़ती हैं। लेकिन एनीवे नेवर टू लेट, आप अपनी कोशिश जारी रखें। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सभी लाइक करने के लिए। बहुत सारे थे, बिलाल साहब का मैसेज आया था, मैंने कहा वो शेयर कर दूँ। फिर उसके अलावा ये उमर का एक मैसेज आया बता। उसके अलावा शाहीन, आई थिंक ये आपकी जूनियर होंगी। शाहीन ये आपकी क्लास में ग्रेजुएट तो नहीं थी, ये आपसे जूनियर थी, आपके क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उस वक्त ये भी है। उसके अलावा बाकी इरम, ये इस वक्त अभी हमारी करंट जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट है, बहरहाल ये भी पढ़ रही हैं। तो इन्होंने भी वही एग्जाम्पल्स की बात करी आपके हवाले से। तो इंशाल्लाह चले मुलाकात रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ मेड लोग लाते रहेंगे, जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी चाहत से आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।